अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और नावल्स पढ़ रहे होंगे। तो आज मैं आपके साथ जो नावल शेयर करने लगी हूँ उसका नाम है मोहब्बत नहीं इश्क है तुमसे। एसएम राइटर ने लिखा है, बहुत ही अच्छा नावल है। आई होप आपको पसंद आएगा। तो नावल की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलें अब बढ़ते हैं नावल की तरफ। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब करेंगे तो मैं जो भी नावल अपलोड करूँगी उसकी आपको नोटिफिकेशन भी नहीं आएगी। चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाजमी बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मैं जब वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप इजीली पढ़ना चाहें पढ़ लें और सुनना चाहें तो सुन लें, ठीक है। ज़्यादा ज़ोर से नहीं मत करवाना, बोल मुझे लग जाएगी आविश। नेहा ने डरते हुए बैट पकड़ा। अरे जो डर गया वो मर गया, आविश ने बोल करवाते हुए कहा। वो पांचवीं जो आउटिंग पर साहिल समुंदर पर आई थी वो पांचों जो आउटिंग पर साहिल समुंदर पर आई थी ईशा के असरार पर क्रिकेट खेल रही थी। आउट, आविश ने चीख कर कहा। नेहा ने बैट आविश की तरफ बढ़ाया। आविश जो कि काली चादर लिए एक स्टाइल से और दानी रंग के स्कार्फ से नकाब किया हुआ था, बैट लेती है और अब बॉल सैरिश करवाने आती है। ओह अब क्या होगा। आविश जो सिक्सर मारना चाह रही थी, सिक्सर के बजाय बॉल एक कार के शीशे पर लगती। नो, ओ नो। वो जो अपनी समुंदर की लहरों से लुत्फानंदोज हो रहा था, अचानक की आवाज़ पर चौंकता है। अपनी कार के शीशे पर स्क्रैच देखकर गुस्से में इधर उधर देखता है कि किसने ये काम किया है। तो नज़र पड़ी बॉल पर नज़र पड़ती है। वो बॉल को उठा लेता है। अब क्या होगा, कौन लेगा बॉल। नेहा परेशान होकर कहती है, जिसने फेंकी है वही लेकर आएगी। ईशा आबिश की तरफ देखकर कहती है, हाँ हाँ ले आऊँगी, डरती नहीं हूँ मैं। ईशा को देखकर कहती है और बॉल लेने चली जाती है। मेरी बॉल। आबिश उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर कहती है। वो जो पहले ही गुस्से में था, आबिश को देखकर दिमाग ही घूम जाता है और गुस्से से उसे घूरने लगता है। अब उसे इस तरह देखते हुए तब जाती है। मैंने कहा मेरी बॉल दें, थोड़ा गुस्से से कहती है। और ना दूँ तो, वो दांत पीसते हुए बोला। और वो मेरी बॉल है और ये मेरी फेवरेट कार है जिसका शीशा आपने तोड़ दिया। मैंने जानबूझकर नहीं किया। और रेली ये लो। वो बॉल को पानी में फेंक देता है। आबिश का मुंह खुला रह गया और आंखें खुली रह गईं, मगर वो सिर्फ उसकी आंखें देख सका। ये क्या किया तुमने, वो सदमे से बोली। वही जो मुझे करना चाहिए। अब अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो तुम्हें भी समुंदर में फेंक दूंगा। हाथ लगा के दिखाओ, हाथ तोड़ दूंगी। एक तो गलती खुद की, मेरी कार ख़राब कर दी, ऊपर से एटीट्यूड भी दिखा रही हो। उसने उससे से कहा, तुम्हारी कार टर्न्स या तौर पर कहा, पता नहीं किसकी कार के पास खड़े होकर अपनी बना रहे हो। उसने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। जस्ट गेट लॉस्ट इनफ, वो धारा था। जा रही हूँ अहमक इंसान। आबिश ने वहाँ से जाना ही बेहतर समझा, क्योंकि जीतने गुस्से में वो लग रहा था। इससे यही जाहिर हो रहा था कि वो आबिश को समुंदर में फेंक देगा। वो उसे गुस्से से जाता देख रहा था। गुस्से के बायस उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। अस्सलाम वालेकुम, वो सलाम करती हुई अंदर दाखिल हुई। वालेकुम सलाम, कैसा रहा दिन, मिसिस बैग ने पूछा। सही रहा, बस उसके दिमाग में आज का सारा मंजर घूम गया। उसका हलक तक कड़वा हो गया। क्यों, कुछ हुआ है क्या। मिसिस बैग ने उसके चेहरे के तासुरात देखकर कहा। माँ जो थी, और माँ तो चेहरा देखकर बता देती है कि क्या हुआ है। नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, बस थकान हो रही है, मैं सोने जा रही हूँ। इस माँ को कुछ नहीं बताया, कहीं परेशान ना हो जाए। सिकंदर बैग के दो ही बच्चे थे, एक बेटा मोइज़ बैग और एक बेटी आबिश बैग। मोइज़ ने कुछ साल पहले अपनी तालीम मुकम्मल करके बैंक में मैनेजर था और आबिश ने अपनी तालीम मुकम्मल करके जॉब की तलाश में थी। वो लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे। मोइज़ जब शाम में घर आया तो आबिश ने सारा किस्सा उसे सुना दिया, क्योंकि जब तक तो मोइज़ को सब बता ना दे उसे चैन नहीं मिलता था। मगर कैसे कि ये आदत भी बदलनी पड़ेगी। तुम्हें तुम्हें पता है वो इतने गुस्से में लग रहा था कि
तुम्हें क्या ज़रूरत थी ये सब करने की? मुइज़ ने उसकी बात काटते हुए कहा, कितनी दफ़ा मना किया है तुम्हें, मगर आपको आप हैं। उसने तंज़िया कहा, अब इसलिए नहीं बताया कि तुम मुझे डांटो। वो मुंह फुला के बोली, मैं डांट नहीं रहा चंदा, समझा रहा हूँ कि इस तरह हर किसी से बात नहीं कर लेते, हर किसी से नहीं मिलते। वो आबिश को समझाते हुए बोला, आइंदा ध्यान रखूँगी। उसने अपनी गलती तस्लीम करते हुए कहा, गुड, अब चलो जल्दी से अच्छी सी चाय पिला दो यार, दिमाग खा गई हो मेरा। मैंने मैं दिमाग खाती हूँ? वो सदमे से बोली, जी आप। वो इतना कहकर मुस्कुराने लगा, फिर चाय खुद बना लो, मैं नहीं बना रही। अच्छा, फिर वो चॉकलेट मैं खुद ही खा लूँगा जो मैं लाया था तुम्हारे लिए। वो उसे लालच देते हुए बोला, क्योंकि उसे पता था कि वो चॉकलेट की कितनी दीवानी है। आप तो नाराज़ ही हो गए, बनाती हूँ, मगर पहले चॉकलेट दें। वो इसने के आगे हाथ करके बोली, ये लो। बुखड़ चॉकलेट देते हुए मुँह बनाया। ये क्या हुआ? कार को सैफ की नज़र जैसे ही कार के शीशे पर गई, उसने चौंक के कहा, मैं राख, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। राख का कोई जवाब ना पाकर वो फिर बोला, एक पागल ने किया है। ये कहते हुए वो अपने ऑफिस के कमरे में चला गया। सैफ भी उसके पीछे आया। कौन पागल? सैफ ने पूछा। इसके पूछने पर मराक ने सारा किस्सा उसे बता दिया। जैसे ही वो रुका, सैफ का हंस के बुरा हाल हो गया। मराक के घूर करने पर वो चुप हो गया। यार, मैंने वो मौका हाथ से गवा दिया कि मराक आवाज़ की कार एक लड़की ने ख़राब कर दी और उसने कुछ भी नहीं किया। क्या सीन होगा वो? इसने मज़े से कहा। कुछ नहीं कहा इसका तो मैं वो हाल करता कि वो याद रखती। मराक ने गुस्से से कहा, तो फिर कुछ कहा क्यों नहीं? मुझे देर हो रही थी इसलिए। बात को समझते हुए हुए कहा, वरना वो भी सोच रहा था कि उसने कुछ कहा क्यों नहीं। अच्छा, सैफ ने अच्छा को खींच कर बोला और मुस्कुराता हुआ अपने कैबिन में चला गया। डिनर तैयार हो गया। सालमा मरास आने वाला होगा, यह सलीके से रखो। मरास ने टेबल इस हालत में देख ली तो गुस्सा करेगा। मिसिस अब्बास, जो कि मरास की माँ थी, मुलाजमा को डांटते हुए कह रही थी, क्योंकि मरास के गुस्से से सभी डरते थे। वो था ही तो गुस्से का बहुत तेज़। गलती होने पर नौकरों की शामत आती थी, इसलिए वो भी इससे डरते थे। अस्सलाम वालेकुम मामा, कैसी हैं आप? मरास ने अंदर आते हुए माँ को सलाम किया। वालेकुम सलाम, कैसा है मेरा बेटा? मिसिस अब्बास ने मराज से पूछा। जी ठीक हूँ, मैं रूम में जा रहा हूँ, आराम करूँगा कुछ देर। ये कहते हुए वो अपने रूम में चला गया। रूम आया रूम में आया, कोट उतार कर शर्ट के बटन खोलकर कोट उतारकर शर्ट के बटन खोलकर बेड पर गिरने के अंदाज में लेट गया। आंखें बंद कर लीं तो आंखों के सामने वो दो आंखें आ गई तो उसने फ़ौरन आंखें खोल दी। जब से उससे मिला था, आंखें उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। इसने दोबारा आंखें बंद कर लीं। आबिश और मोइज़ एक रेस्टोरेंट में लंच करने गए थे, क्योंकि मोइज़ की सैलरी बढ़ी थी तो आबिश की ही ज़िद पर उसे ट्रीट देने के लिए लाया था। वो दोनों अंदर दाखिल हुए तो मोइज़ का मोबाइल बजने लगा। आबिश तुम चलो, मैं कॉल सुन के आता हूँ। आबिश अपने मोबाइल को बैग में रखते हुए जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ी, किसी से बुरी तरह से टकराई। बिस्मिल्लाह, अचानक आबिश के मुंह से निकला, अंधे हो जो दिखाई नहीं दे रहा? वो गुस्से से बोली, मगर मुकाबले को देखकर पहचान की थी मरास। उससे नकाब के बावजूद नज़र में देखकर ही पहचान किया कि वो आंखें। वो कैसे भूल सकता था? तुम देखकर नहीं चल सकते? आबिश ने चिढ़ते हुए कहा। मैं देखकर नहीं चल रहा। उसने उल्टा उससे सवाल किया, ये बीमारी तुम्हारी है, तुम्हें है, मुझे नहीं। बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम जैसे लड़कों को। वो गुस्से से गिराई थी। और अपने बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? उसे आबिश से बहस करने में मज़ा आ रहा था। इससे पहले कि वो कोई जवाब देती, मुइज़ आ गया। क्या हुआ? उसने आबिश से पूछा। अब वो महाराज से मुखातिब था। जी, क्या प्रॉब्लम है? आबिश ने मुइज़ का हाथ पकड़कर कहा, कुछ नहीं, चलो यहाँ से। और आगे बढ़ गया, मगर मुइज़ सेटिस्फाई नहीं हुआ। वो था कौन? क्या कह रहा था? आबिश मुइज़ के गुस्से से वाकिफ थी, इसलिए बात बदल गई। कुछ नहीं, जल्दी से ऑर्डर करें, भूख बहुत लग रही है। महाराज को आबिश का इस तरह मुइज़ का हाथ पकड़ना अच्छा नहीं लगा, और ये बात उसे खुद भी समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि वो इस बात से अनजान था कि मुइज़ उसका भाई है। क्या हुआ? कहाँ खो गए? सैफ, जो सब कुछ देख चुका था, महराज के पास आकर पूछा। कहीं नहीं, तुम कहाँ थे? मुझे छोड़ो, ये बताओ ये लड़की कौन थी? कोई नहीं, महराज ने जवाब दिया। ये लड़का, महराज को सोचते हुए बोला, इसका बॉयफ्रेंड होगा। सैफ ने कंधे खिंचाते हुए कहा। क्या मतलब? महराज ने चौंकते हुए कहा। यार मतलब रेशेड। सैफ ने आंख मारते हुए कहा। महराज ने उसे घूर के देखा तो वह चुप हो गया, मगर महराज के दिल में अजीब हलचल मच गई थी। ये एक अजीब सोच होगी
ये लोगों की कि जहाँ लड़का लड़की साथ हो उन्हें कपल समझने लग जाते हैं, ना ये जाने बगैर कि वो बहन भाई भी हो सकते हैं, या कोई भाई अपनी बहन को रेस्टोरेंट नहीं ले जा सकता, ज़रूरी नहीं कि वो इसकी गर्लफ्रेंड हो। हम कौन होते हैं किसी पर तनकीद करने वाले, ना ही हमें कोई हक है किसी के बारे में कुछ गलत कहने का, मगर आजकल लोग ये काम बहुत दिलजोई से कर रहे हैं, ये जाने बगैर कि ये भी गीबत है। कमरे में अंधेरा करके सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए वो मुसलसल आबिश के बारे में सोच रहा था। सैफ की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी, दिल उसे मानने से इनकारी था। मैं क्यों इसके बारे में सोच रहा हूँ? मैं राज खुद से मुखातिब हुआ, फिर सर झटक कर सोने के लिए लेट किया। आबिश आयशा के साथ माल आई थी। यार मुझे मोइज़ के लिए भी कुछ लेना है ना, मगर समझ नहीं आ रहा कि क्या लूँ। सोच रही हूँ शर्ट ले लूँ, कैसा? आबिश ने आयशा से कहा। हाँ ठीक है, चलो इस शॉप पर चलते हैं। वो दोनों एक शॉप की तरफ बढ़ गईं। सैफ जल्दी कर यार, कितना टाइम लेगा? मराज ने बेजाया होते हुए कहा। वो जैसे ही पलटा उसकी नज़र गेट से अंदर आती आबिश पर पड़ी तो हैरान हुआ कि यहाँ क्या कर रही है। आबिश आयशा से बातें करती हुई अंदर दाखिल हुई, और जैसे ही निगाह मराज पर पड़ी, गोरा रंग, लंबा कद, चौड़ा सीना, काले बाल, छोटे छोटे कटे हुए सरमाई आंखें जिन पर लंबी पलकें उन्हें और खूबसूरत बना रही थी। आबिश ने नागवारी से उसे देखते हुए आगे बढ़ गई। मराज आबिश को ही देख रहा था। छोटा कद छोटा कद, नेवी ब्लू स्कार्फ के साथ काली चादर ओढ़ी हुई थी, जिसमें वो किसी को भी अट्रैक्ट नहीं कर सकती थी, मगर मराज को वो अट्रैक्ट कर रही थी। वो शर्ट देखने में मगन थी। जब उसे मालबरी रंग की शर्ट पसंद आई। ये कैसी लगेगी? आबिश ने आयशा को दिखाते हुए मुड़ी, मगर पीछे मराज को खड़ा पाया। आबिश हड़बड़ा गई। तुम हटो सामने से, आबिश ने थोड़े गुस्से से कहा। वरना, मराज ने सीने पर हाथ बांधते हुए कहा। वो कदम आगे बढ़कर बोला, तुम ये शर्ट नहीं ले सकती। आबिश की आंखों में देखते हुए बोला। क्यों नहीं ले सकती? आबिश ना समझने वाले अंदाज में बोली। क्योंकि ये मुझे पसंद आ गई है। जो चीज़ महाराज अब्बास को पसंद आ जाए वो उसकी होकर रहती है। महाराज ने आबिश की आंखों में देखते हुए तो मैंने अंदाज में बोला। महाराज को इससे बहस करने में मज़ा आ रहा था, इसलिए वो आबिश से उलझ रहा था, मगर उसे नहीं पता था कि उसे ये कितना महंगा पड़ेगा। लेकिन ये शर्ट पहले मैंने पसंद की है, आप कोई और सी देख लें, वो जांच उठाने वाले अंदाज में बोली। मगर मराज ने इसके हाथ से शर्ट लेकर सेलमैन को देते हुए उसे पैक करने का कहने लगा। आबिश का दिमाग घूम गया कि इसने कैसे शर्ट उसके हाथ से ले ली। रुको, आबिश ने गुस्से से सेलमैन को बोली, और उसके हाथ से शर्ट लेकर शर्ट को खोलकर काउंटर पर से कैंची ली और शर्ट के पीसेस करके मराज के सामने फेंकते हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोली, और जो चीज़ मेरी नहीं रहती मैं उसे दूसरों के लिए भी नहीं छोड़ती। ये कहकर वो आगे बढ़ रही थी कि मराज ने उसका आवाज़ू पकड़कर खींचा। आबिश में मराज के सीने से जा लगी, क्योंकि वो इस समझने के लिए तैयार नहीं थी। आबिश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आबिश ने जोरदार थप्पड़ मराज के मुंह पर मारा था। सैफ, अलीशा, सेलमैन और 2-3 लोग जो वहाँ मौजूद थे, वो सब ये मंजर देखकर शौक थे। अपना हाथ छुड़वाते हुए बोली, आइंदा ऐसी हरकत करने से पहले ये थप्पड़ याद कर लेना। आबिश, इससे पहले कि वो कुछ और कहती, आयशा ने उसका हाथ पकड़कर वहाँ से ले गई। सैफ मराज के पास आया। मराज मराक है। अच्छा, मराक कोई जवाब नहीं आया तो सैफ ने मराक के कंधे पर हाथ रखा। मराक का हाथ झटक कर चला गया। सैफ ने भी उसकी तकलीफ की। कार में बैठते ही मराक की कार हवाओं से बातें करने लगी। मराक का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। इसकी इतनी हिम्मत, इसने मराक अब्बास पर हाथ उठाया। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। वो हालत करूँगा कि अपनी इस गलती पर सारी ज़िंदगी पछताना पड़ेगा। उसकी आंखों से वो मंजर बार बार आ रहा था जब आविश ने उसे थप्पड़ मारा था। मराज ने गुस्से से स्टीयरिंग पर हाथ मारा। मिस्टर बैग और मोइज़ जब घर आए तो आबिश बैग ने आबिश के बारे में पूछा। आबिश कहाँ है? सो रही है, मिसेस बैग ने कहा। क्यों, करिए, तबीयत तो ठीक है उसकी? मिस्टर बैग ने फिक्रमंदी से पूछा। आयशा के साथ माल गई थी, वहाँ से आकर सो गई, शायद थक गई होगी, मिसेस अब्बास ने जवाब दिया। वो आगे कहने लगी कि इतना में आबिश आ गया। अस्सलाम वालेकुम बाबा, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। मेरा बेटा कैसा है? इतनी देर तक सो रही थी। तबीयत तो ठीक है जी बाबा, बिल्कुल ठीक है, बस पता ही नहीं चला कि कैसे इतनी देर सो गई। काम ना करने के बहाने है इसके। मुइज़ इतनी देर से जो खामोश था अब बोला। आबिश का मुंह खुला रह गया। मुंह बंद कर लो वरना मक्खी चली जाएगी, मुइज़ ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। बाबा देख रहे हैं आप इन्हें? आबिश ने नाराज़ होते हुए कहा। मजाक कर रहा है, मिस्टर बैग ने मुइज़ का साथ देते हुए कहा। तो मुइज़ ने आबिश को देखते हुए मुँह चढ़ाया। तुम्हारा टेस्ट का रिजल्ट आ गया? मुइज़ ने उसे ये बताया। क्या? आबिश ने हैरत से कहा और डरते हुए पूछा। क्या बना?
फेल। मोइज़ ने जैसे कहा, आविश का मुंह लटक गया। मिस्टर बैग ने मोइज़ को हल्का सा डांटा। वो करके मजाक कर रहा था। टेस्ट हाईएस्ट नंबर हैं टेस्ट में और पेपर से क्लासेस स्टार्ट हैं। मोइज़ ने जैसे ही बताया, आविश खुशी से पागल हो गया। मिस्टर बैग के गले लग गई। मिस्टर बैग ने भी उसके गिर्द हाथ फैला दिए। शाबाश मेरा बेटा। वो प्यार से आविश को भी बेटा कहते थे। क्या करना है, इतना पढ़कर मास्टर कर लिया है, काफ़ी है। अब एमफिल करने की क्या ज़रूरत है, मिसेस बैग ने कहा। सिर्फ एमफिल नहीं, पीएचडी भी, आविश ने मिसेस बैग से कहा। उसे जितना पढ़ने दो उसे, मिस्टर बैग ने कहा। घरदारी सीखो और वक्त पढ़ाई पढ़ाई। अगले घर जाकर क्या करोगी, मिसेस बैग ने कहा। नौकर रख लूँगी। क्यों भाई, आविश ने कहते हुए मोइज़ की रही चाहिए ये चीज़ मेरे आजीज़ मोइज़ ने कहते हुए हाथ आगे किया तो आविश ने उसके हाथ पर हाथ मारा। महराग घर में आते ही अपने रूम में चला गया। दरवाज़ा बंद करके उसने अपनी शर्ट उतारी और बेड पर बैठकर सिगरेट पीने लगा। उसका गुस्से से बुरा हाल था। सुर्ख आंखें गुस्से की वजह से चेहरे की रगें तनी हुई थी। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जो तुमने आज किया है ना, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। सारी रात उससे जागते हुए गुजारी। सुबह नाश्ते की टेबल पर मिस्टर अब्बास ने उसे बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में अमेरिका जाने का कहा। मगर डैड, मैं अभी नहीं जा सकता, कुछ काम है यहाँ मुझे। मैंने तुमसे पूछा नहीं, बता रहा हूँ मिस्टर अब्बास गुस्से से बोले। अब्बास को गुस्से में देखकर वो नरमी से बोला, ठीक है, चला जाऊँगा। मैं रात पे दिल्ली से कहता हुआ वहाँ से चला गया। एक महीने के लिए वो चला गया और आविश अपनी स्टडी में। वो तो मराक वाला वाक़या भूल भी गई थी, मगर जैसे ही मराक वापस आया, आविश के बारे में तमाम मालूमात निकलवाई और आगे का लाहिका अमल तय करने लगा। इसने सोच लिया था कि उसे क्या करना है। आविश यूनिवर्सिटी से घर जा रही थी कि अचानक एक गाड़ी आकर रुकती है। आविश का हाथ पकड़कर किसी ने उसे गाड़ी के अंदर खींचा। आविश चीखने लगी कि एक आदमी ने उसका नकाब खींचकर उसके मुंह पर रुमाल रख दिया जिसमें बेहोशी की दवा लगी थी। गाड़ी आगे रोकी। दो आदमियों ने आविश को पकड़कर निकाला तो मराक ने आगे बढ़कर आविश को अपनी बाहों में उठाकर आविश को अंदर ले गया और एक कमरे में बंद बेड पर लटाकर खुद बाहर निकल गया। बाहर आकर सैफ के साथ बैठ गया। अब क्या करना है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि उसे यहाँ लाए क्यों हैं हम। सैफ ने झंझलाते पूछा। तेरे ही मशवरे पर अमल कर रहा हूँ, ये कहते हुए मराक ने सिगरेट का धुआं हवा में उड़ाया। क्या मतलब, कौन सा मशवरा, सैफ ने नासमझी से पूछा। तूने ही कहा था कि ठुआ ले, और उसके बाद मराक ने बात अधूरी छोड़ दी। तो वाकई ऐसा करने का मेरा मतलब है कि यार उसे छोड़कर डरा कर छोड़ देते हैं। ये सब करने की क्या ज़रूरत है। सैफ ने उसे समझाने की कोशिश की। नहीं, इसे भी पता चलना चाहिए कि किस पर हाथ उठाए। मराक अब्बास पर। और मराक अब्बास क्या है और क्या कर सकता है, इसका अंदाज़ा उसे भी कुछ देर में हो जाएगा। ये कहते हुए मराक के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट। मगर इसकी इतनी बड़ी सज़ा। मराक खामोश हो गया। आविश को जैसे ही होश आया तो अपने आप को किसी अजनबी जगह पर पाया। कुछ देर तो गायब दिमागी से इधर उधर देखने लगी। जैसे जैसे दिमाग ने काम करना शुरू किया तो उसे याद आया कि उसे किसी ने इसे किडनैप किया है। वो फ़ौरन दरवाजे की तरफ बढ़ी। खोलो दरवाज़ा, खोलो, क्यों लाए हो मुझे यहाँ। लग के बल चीख रही थी और रो रही थी। खोलो दरवाज़ा। अब आबिश दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजा रही थी, मगर कोई जवाब ना पाकर वो वहीं बैठ गई। दरवाज़ा खोलो, मुझे घर जाना है, कोई सुन रहा है, मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। वो रोए जा रही थी। वो दोनों बातें कर रहे थे जब आविश की चीखने की आवाज़ आने लगी। सैफ ने मराक को देखा तो मराक आराम से सोफे से टेक लगाकर सिगरेट के कश ले रहा था और चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो खामोश हो गई तो कुछ देर के बाद वो इसके कमरे की तरफ बढ़ा जहाँ उसने आविश को रखा था। और रो रो कर नढाल हो गई तो अचानक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। जो चेहरा उसे नजर आया तो आविश चकरा कर रह गई। तो आविश ने बेयकीनी से मराक को देखते हुए कहा, गुड, तुम्हें मैं याद हूँ, आज के बाद कभी भूलोगी भी नहीं। मराक आज पहली बार आविश का चेहरा देख रहा था, जो कि नकाब था। गंधवी रंग रो रो कर नाक और आंखें सुर्ख हो रही थी। मराक को देखकर इसका दिमाग घूम गया। क्यों लेकर आए हो मुझे, तुम्हारा इलाज करने के लिए। मराक उसे देखते हुए आगे बढ़ा। मराक, मेरे घर वाले परेशान हो रहे होंगे, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। आबिश ने रोते हुए मराक से कहा, ये सब तुम्हें मुझे थप्पड़ से मारने से पहले सोचना चाहिए था कि इसका अंजाम कितना बुरा होगा। ये कहते हुए वो मराक की तरफ वो आबिश की तरफ बढ़ा। कितनी ज़्यादा मिस्टेक की हुई हैं, पढ़ने में भी मुश्किल हो रही है, बहुत ज़्यादा मिस्टेक की हैं लिखने में। मैं कभी तुमसे बदतमीज़ी नहीं करूँगी, बल्कि कभी तुम्हारे रास्ते में भी नहीं आऊँगी। आविश रोते नहीं, प्लीज़, आई एम सॉरी।
कहे जा रही थी। मराक उसकी तरफ कदम बढ़ा रहा था। आबिश दीवार से साथ लग गई। नहीं प्लीज़, आबिश रो रही थी। उसकी आंखें सुरख को भीगी पलकें। मराक के दिल को कुछ हुआ। मराक ने अपने दोनों दीवार पर रखकर आबिश के जाने का रास्ता रोक दिया। दोनों के बीच फासला बहुत कम था। मैं अगर चाहूँ तो अभी तुम्हारी, ये कहते हुए मराक ने होंठ पीछे और दीवार पर हाथ मारा। आबिश ने अपनी आंखें डर के मारे बंद कर ली। मैं इतना घटिया नहीं हूँ, थोड़ा रोक कर आबिश की आंखों में झांकते हुए बोला, लेकिन सजा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। आबिश की आंखें अभी भी बंद थीं। मराक गौर से आबिश के चेहरे के एक एक नक्शे को देख रहा था, फिर कमरे से बाहर चला गया। आबिश रोते हुए वहीं नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। या अल्लाह, मुझे बचा ले, मुझे माफ़ कर दे मेरे रब, मेरी इज़्ज़त की हिफाजत फरमा। मेरे रब, मुझे कोई रास्ता दिखा के मैं यहाँ से निकल सकूँ। रो रो कर अपने परवरदिगार से दुआ कर रही थी। क्यों वाहिद अल्लाह ही तो है जो अंधेरे में रोशनी दिखाता है। आबिश की नज़र खिड़की पर पड़ी, मगर वो थोड़ा ऊपर थी और आबिश का कद छोटा होने की वजह से चढ़ नहीं सकती थी। आबिश ने इधर उधर नज़र घुमाई तो उसकी नज़र टेबल और कुर्सी पर पड़ी, तो उसका दिमाग काम करना शुरू हुआ। उसने तो टेबल को खींचा और उसके ऊपर कुर्सी रखी और अब वो उस पर चढ़कर खिड़की से कूद गई। ऊंचाई होने की वजह से उसके पाँव में हल्की सी मोच आ गई, मगर वो बगैर परवाह किए भागी जा रही थी, क्योंकि उसे यहाँ से निकलना था। मगर जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी, पैर का दर्द भी बढ़ रहा था। शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि हमारे रब ने हमारे लिए बेहतरीन सोचा हुआ होता है, मगर हम नहीं जानते। मगर वक्त गुजरने के साथ हमें अंदाज़ा होता है कि हमारे रब ने कितना बेहतरीन फ़ैसला हमारे हक़ में दिया है। वो अंधाधुंध भाग रही थी। वो जगह जहाँ शहर से काफ़ी दूर लग रही थी, झाड़ियाँ, सुनसान अंधेरा। भागते भागते वो अचानक किसी से टकराई। हमारा कमरा बाहर हमारा कमरे से बाहर निकला तो सैफ सामने सोफे पर बैठा था। क्या हुआ, सब ठीक है? उसे महसूस परेशान लगा। कुछ नहीं, तू घर के लिए निकल, देर हो रही है तुझे। सैफ सर को हिलाकर मराक के साथ बाहर निकल गया। 1 घंटे बाद मराक खाना लेकर वापस आया। आबिश का ख्याल आया तो उसने भी सुबह से कुछ नहीं खाया था। कमरा खोलकर जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, वहाँ आबिश को ना पाकर कमरे की हालत देखकर उसे अंदाज़ा हुआ वो भाग गई है। मराक का गुस्से से बुरा हाल हो गया। गुस्से की हालत में ही वो वहाँ से निकला और आबिश को ढूंढने लगा। झटका इतना जोर लगा कि आबिश का सर चकरा गया, मगर जैसे ही नज़र सामने खड़े शख्स को पड़ी तो वहीं साकत हो गई। मराक ने उसका हाथ पकड़ा और घसीटता हुआ घर ले जा रहा था। छोड़ो, मुझे नहीं जाना, मुझे तुम्हारे साथ, बचाओ, कोई है। आबिश चीखने जा रही थी। उसके पैर शायद जख्मी हो गए थे। मराक ने कमरे में लाकर उसका हाथ छोड़ा। चटाक एक जोरदार थप्पड़ आबिश के मुंह पर मारा। आबिश का सर टेबल के कोने से जा लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मराक ने उसका बाजू पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ किया और गिराते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से भागने की? तुमने क्या सोचा कि इतनी आसानी से मराक आवाज़ से पीछा छूट जाएगा? मराक ने आबिश के बाल पकड़कर उसके चेहरा करीब करते हुए आबिश के चेहरे पर उसकी गर्म सांसें महसूस हुई। आबिश ने एक झटके से उसे अपने आप को छुड़ाया और इंतहाई नफरत से बोली, तुम समझते क्या हो अपने आप को? जिंदा नहीं छोड़ूंगी तुम्हें मैं। मराक एकदम आगे बढ़ा और उसकी चादर खींच कर उतारी। आबिश की तो रूह फना हो गई, मगर मराक ने उसकी चादर से उसका हाथ और पाँव बांध दिए। तुम्हारा अभी बंदोबस्त करता हूँ, यह कहकर वो कमरे से निकल गया। मराक कमरे से बाहर निकला और सैफ को काल मिलाई। हाथ सैफ बांध कर, हाँ सैफ, बात सुन, एक काम कर। सुबह मराक नाश्ते की ट्रे लेकर आया। आबिश औंधे मुँह पड़ी थी। मराक उसके करीब आया और उसका हाथ खोल दिया। खाना खा लो, मराक ने नरमी से कहा। आबिश ने गुस्से से देखा, फिर खाने की ट्रे पर नजर पड़ी। मुझे नहीं खाना, आबिश ने चीखते हुए कहा। खाना तो पड़ेगा बीबी। मराक की आंखों में स्ट्रगल थी। आबिश ने ट्रे उठाई और दरवाजे पर दे मारी। एक दफ़ा की बात समझ नहीं आती तुम्हें? मुझे नहीं खाना, मुझे यहाँ से जाना है। आबिश का गुस्से से बुरा हाल था, मगर रात से कुछ ना खाने की वजह से कमज़ोरी भी हो रही थी। जाने तो तुम्हें कहीं नहीं दूंगा मैं। अभी कुछ देर में मौलवी साहब आ रहे हैं। मराक रुका और आबिश की तरफ झुककर बोला, हमारे नकाब के लिए। आबिश की आंखों में देखते हुए एक आंख हमारी दबाई और मुस्कुराने लगा। आबिश सी उसे देखने लगी। नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। ऐसा नहीं। अल्फाज भी पूरे अदा नहीं हुए थे कि आबिश बेहोश हो गई। मराक घबरा गया और उसका गाल थपथपाने लगा।
आविश आविश आंखें खोलो। मराक पानी लेकर आया और उसके मुंह पर छींटे मारे। आविश ने आंखें खोली और बोली, पापा पापा, मुझे पापा के पास जाना है। मराक को इस पर तरस आया, मगर गुस्सा हमदर्दी से ज़्यादा था, इसलिए दिमाग झटकर बोला, बी रेडी, मैं तुमसे नकाह नहीं करूँगा, जो करना है कर लो। आविश का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। मराक उसके करीब गया और इतना एक हाथ अपनी उस कमर के पीछे लेकर गन निकाली और आविश की पेशानी पर रखी और बोला, अब बोलो, करोगी ना मुझसे नकाह? तुम्हें क्या लगता है मैं इस कॉलोनी से डर जाऊंगी? चलाओ गोली, तुमसे नकाह करने से अच्छा है मैं इस गोली से मर जाऊं। आविश बिना खौफ के बोली तो मराक को इस नड्डर लड़की को देखकर इम्प्रेस्ड हुआ, मगर फिर मुस्कुराकर बोला, मुझे पता था कि तुम्हारा यही जवाब होगा। मैं तुम्हें चाहकर भी नहीं मार सकता, मगर तुम्हारे भाई को तो मार सकता हूँ ना। तुम्हें पता है, जब मैं तुम्हें पहली बार उसके साथ देखा था तो मुझे लगा वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। बहुत गुस्सा आया था मुझे, मगर जब तुम्हारी इन्फॉर्मेशन मालूम की तो पता चला कि वो तुम्हारा भाई है। जब तुम्हारे बारे में पता लगवा सकता हूँ तो क्या तुम्हारी फैमिली के बारे में मुझे पता नहीं लगेगा? मराक रोक कर मुस्कुराने लगा। आविश का रंग सफ़ेद हो गया और वो फिर बोला, अगर वो ऑफिस जाए और रास्ते में मैं ही इसने जानबूझकर बातचीत छोड़ दी, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं खून पी जाऊंगी तुम्हारा। मैं ऐसा नहीं करूँगा। अगर तुम अच्छे बच्चों की तरह नकाब के लिए राज़ी हो जाए। आविश ने कोई जवाब नहीं दिया तो मराक ने सैफ को फ़ोन लगाया। हेलो सैफ, मोइज़ कहाँ तक पहुँचा? इतना ही बोला था कि आविश ने तरफ को बोला, नहीं नहीं, मैं राज़ी हूँ, मगर मेरे भाई को कुछ नहीं करना। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगी। आविश ने रोते हुए मराक से बोला तो मराक ने मुस्कुराकर उसके गाल थपथपाए और बोला, गुड गर्ल, मैं भी आता हूँ। ये कहकर मराक बाहर निकल गया। मराक के बाहर जाने के बाद वो अपने आप को बेबस महसूस कर रही थी। इसने हाँ कह तो दिया था, मगर उसका बस चलता तो मराक का कत्ल कर देती। इसने हाँ भी सिर्फ अपने भाई के लिए की थी। अगर बात सिर्फ उसकी ज़ात तक होती तो वो मर जाती, मगर कभी हाँ ना करती। मगर अपने से जुड़े रिश्ते के जहाँ मजबूत करते हैं वहीं बाज़ औक़ात कमज़ोर भी कर देते हैं, हमें झुकने पर मजबूर कर देते हैं। थोड़ी देर में मराक अंदर आया और बोला, चलो मौलवी साहब आ गए हैं। बहुत गलत कर रहे हो तुम। आविश ने गुस्से से कहा, बाद में कर लेना गुस्सा, अभी चलो। मराक ने बगैर कोई कोई बात किए कहा। आविश ने उसे खा जाने वाली नज़रों से देखा और उससे साथ चल दी। कुछ ही देर में वो आविश बैग से आविश मराक आवाज़ बन गई थी। आविश कमरे में बैठी थी। जब मराक कमरे में दाखिल हुआ, उसका चेहरा गुस्से वाला चेहरा देखकर मुस्कुराया और बोला, तो कैसा लग रहा है आविश मराक बन के? आविश ने घूर के उसे देखा तो बोला, ऐसे तो मत देखो, शौहर हूँ तुम्हारा, बकवास बंद रखो, अपनी गाली लग रही है मुझे। आविश ने इंतहाई हकारत से कहा तो मराक ने आगे बढ़कर उसके बाल पकड़कर उसका मुंह ऊंचा करके करीब किया, बोला, आज कर दी है ये ऐसी बात, मगर आइंदा की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। आविश ने अपने बाल छुड़ाते हुए कहा तो उसकी पकड़ और भी सख्त हो गई। बहुत खूब, इतनी सी देर में इतना पहचान गई। मैं तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा बुरा हूँ। तो आगे से मुंह खोलने से पहले सोच समझ कर बोलना, ओके? ये कहकर उसके आविश के बाल छोड़े और कमरे से बाहर चला गया। बाहर आकर वो दूसरे कमरे में चला गया और बेड पर गिरने के अंदाज में लेटा और सिगरेट जलाकर उसका धुआं हवा में उड़ाने लगा। सोचने लगा कि इतने से वक़्त में उसकी ज़िंदगी में जो तब्दीली आई थी, उसने आविश को अपना बदला लेने के लिए किया था, मगर आविश को तकलीफ़ में देखकर उसे भी दुख हो रहा था। ये क्या हो रहा है मुझे? क्यों मैं तुम्हें दुख में नहीं देख सकता? क्यों मुझे तकलीफ़ हो रही है? क्यों तुम्हारे आंसू मुझे तकलीफ़ दे रहे हैं? मराक तुम्हें को देखते हुए बोल रहा था जैसे आविश से मुखातिब हो। फिर आविश की भूख का ख्याल आया तो खाना लेकर आविश के कमरे में गया तो वो बेड के सहारे नीचे बैठ गई थी। मराक भी उसके साथ बैठ गया। भूख लगी है ना, चलो जल्दी से खाना खा लो, मराक ने नरमी से कहा। आविश ने उसे खा जाने वाली नज़रों से देखा। मुझे खाओगी क्या? इतनी भूख लगी है? मराक ने अपनी मुस्कुराहट दबाकर कहा, जाओ यहाँ से, मैं नहीं खाना मुझे। आविश ने चीखते हुए कहा, बहुत ज़िद्दी हो तुम अभी। ये कहते हुए वो आगे बढ़ा और बेड से उसकी चादर उठाई और उसके हाथ बांध दिए। मुंह खोलो, मराक ने नवाला उसकी तरफ बढ़ाया। आविश ने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। खा लो, 2 दिन से कुछ नहीं खाया तुमने तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है मैं जीऊँ या मरूँ? तो मुझे सज़ा देना चाहते थे ना, तो ना इसीलिए मुझे यहाँ लाए थे ना, तो मैं अब मरने दो मुझे। आविश की आंखों से आंसू निकलने लगे। अब इससे बोला नहीं जा रहा था। मराक ने नवाला उसके मुंह में डाला जैसे आविश ने थोड़ी मज़ामत के बाद खा लिया, क्योंकि भूख भी शदीद लगी थी। 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। आंसू निकलते जा रहे थे और मराक उसे खाता जा रहा था। बस अब नहीं खाना। आविश ने मुंह मोड़ते हुए कहा, लो पानी पी लो।
पियो। मराक ने उसे पानी पिलाया और आगे बढ़कर उसका हाथ खोल दिया। आबिश ने इतने करीब देखकर के आबिश की सांसें रुक गईं। आराम करो, रोना नहीं, ओके, उठो, ऊपर लेटो। उसे उठाकर बेड पर बिठाया और उसकी पेशानी पर अपने लब रख दिए। आबिश हक्का-बक्का रह गई। इसकी हरकत पर मराक कमरे से चला गया, मगर वो कितनी ही देर ऐसे ही बैठी रही। सुबह वो कमरे में आया तो वो आबिश सो रही थी। मराक उसके करीब आया और उस पर झुककर उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। आबिश एक झटके से उठी। गुड मॉर्निंग, मराक ने मुस्कुराते कहा। ये क्या बदतमीजी है, दूर रहकर बात किया करो मुझसे। आइंदा ऐसी हरकत की तो मुंह नोच लूँगी तुम्हारा। आबिश बाहर खाने वाले अंदाज में बोली। उसे रात वाला वाक़या भी याद आ गया। ओह, तो मैं तो डर गया। मराक ने मजाक उड़ाते हुए कहा। नाश्ता बनाओ, मुझे भूख लग रही है। क्या मैं नाश्ता बनाऊँ, वो भी तुम्हारे लिए? आबिश ने तंजिया हंसी और बोली। अच्छी बीवियाँ सुबह उठकर अपने शौहर के लिए नाश्ता बनाती हैं। मराक ने उसे समझाते हुए कहा। मैंने अब कभी अंडा नहीं उबाला, तुम वो नाश्ता बनाने की बात कर रहे हो। आबिश ने उसकी अक्ल पर मातम करते हुए कहा। कोई बात नहीं, अब सीख लेना। वो भी अब ने ठीक था। अब तुम वॉशरूम जा रही हो या मैं लेकर जाऊँ? आबिश फ़ौरन वॉशरूम भागी, क्योंकि मराक का कोई भरोसा नहीं था। वो कर भी सकता था। सर पर स्कार्फ लपेटे, कंधे पर चादर डाले वो मराक के साथ किचन में आई। शॉप पर शाकरा, आप बाहर जाओ, मराक ने संजीदगी कहा। शाकरा बाहर निकल चली गई और मराक स्लेब से टेक लगाकर खड़ा हो गया। आबिश ने चाय का पानी रखा तो शैतानी दिमाग ने काम करना शुरू किया। मराक उसी को देख रहा था। ऐसे क्या देख रहे हो, जाओ यहाँ से, आबिश ने झुंझलाते हुए कहा। तुम्हारा भरोसा नहीं, कुछ मला दो। तो मराक ने मुस्कुराने से कहा। तो आबिश ने उसे घूर कर देखा। ब्रेड निकालने लगी तो मराक बोला। मुझे पराठा खाना है, पराठा बनाओ। अभी बनाती हूँ, आबिश ने दांत पीसते हुए कहा। पराठा बनाने लगी कि मराक की काल आने लगी। तो वो किचन से बाहर चला गया तो आबिश को मौका मिल गया अपना काम करने का। वापस आया तो वो टेबल पर नाश्ता रख रही थी। मराक उसे देखते हुए मुस्कुराकर बैठ गया और चाय का घूंट लिया। ये क्या है, इतनी मीठी चाय? मराक ने चाय कप रखते हुए कहा। एक तो मैं खुद इतनी स्वीट हूँ, ऊपर से चीनी, तो चाय तो मीठी होगी ना। आबिश ने मुस्कुराने से कहा तो मराक घूर के रह गया। पराठा देखकर तो चकरा गया। ये क्या बनाया है? अभी मराक ने पराठा आबिश के सामने लगाया। पराठा। आबिश की मासूमियत अभी तक कायम थी। इसे पराठा कहते हैं? मराक ने मैंने तो बोला था मुझे नहीं आता बनाना, तुम ही जिद कर रहे थे। आबिश ने कंधे उकसाते हुए कहा। खैर, मुझे देर हो रही है, मैं निकलता हूँ। तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो शाकरा को बोल देना, ओके? मराक खड़े होते हुए बोला और इस तरफ आया तो आबिश पहुँची होगी। मराक ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा तो आबिश उसके सीने से जा लगी। मराक ने उसकी पेशानी पर अपने होंठ रख दिए तो आबिश ने अपनी आंखें सख्ती से बंद कर ली। फिर ईमान अल्लाह, मराक कहता हुआ चला गया। मराक ऑफिस अपने घर गया। उसे कुछ फाइल चाहिए थी, फिर उसे आबिश के पास भी जाना था। घर आया तो अपने कमरे में चला गया। कमरे में आकर फ्रेश होकर अपने काम में लग गया। थोड़ी देर में मिस्टर अब्बास अंदर दाखिल हुए तो मराक ने सलाम करके अपनी शर्ट पहनने लगा। उसकी आदत थी, अपने कमरे में बगैर शर्ट के रहता था। कहाँ थे तुम 4 दिन से? मिस्टर अब्बास ने गुस्से से पूछा। कुछ काम था, मराक ने आराम से जवाब दिया। ऐसा कौन सा काम था, बताना पसंद करोगे? अब्बास ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा। मराक खामोश रहा, जिसका मतलब था नहीं। कौन है वो लड़की? इस सवाल पर मराक चौंका, मगर जाहिर नहीं किया। कौन लड़की? इसने उल्टा सवाल पूछा। वही जिसे तुमने 4 दिन पहले अगवा करवाया। आवाज़ की बात पर वो हैरान हुआ। किसकी बात कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मराक ने ना समझने वाले अंदाज में कहा। ज़्यादा मासूम बनने की ज़रूरत नहीं, मुझे सब पता है। तो फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हैं जब सब पता है? मराक ने कोई असर ना लेते हुए कहा। इतनी ही तलब थी तो ख़रीद लेते, किसी को गवाह करने की क्या ज़रूरत? इतनी ही तलब थी तो ख़रीद लेते, किसी को गवाह करने की क्या ज़रूरत थी? आवाज़ ने ऊंची आवाज़ में बोला। डैडी, वो बीवी है, मेरे निकाह कर चुका हूँ मैं इससे। बहू है आपकी, इसके लिए कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं करूँगा मैं। मराक ने भी गुस्से से कहा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? दिमाग ठीक है तुम्हारा? कौन है वो लड़की, किस ख़ानदान से है, क्या स्टेटस है इसका? उन्होंने तो सवालों की बरसात कर दी। बहुत जल्द यहाँ लेकर आऊँगा। खबरदार, जो उसे मेरे घर लेकर आए। जब शादी कर सकते हो तो उसे अपने घर
लेकर जाओ, और हाँ, उसे मेरे गेस्ट हाउस से भी लेकर जाओ। मिस्टर अब्बास ने गिड़ाते हुए उससे ये बावर करवाया कि ये उनका घर है जहाँ मराक की बीवी की कोई जगह नहीं है। अ, ठीक है डैड, अब मैं उसे यहाँ कभी नहीं लाऊंगा। आपको आपका घर और आपकी जायदाद मुबारक हो। अल्लाह हाफिज़। मराक अपने बाप की बात का बहुत दुख हुआ। वो कहता अब बाहर निकल गया। वो इंतहाई गुस्से की हालत में तेज़ ड्राइव कर रहा था। अब उसे आबिश को लेकर कहीं और जाना था, क्योंकि अब वो आबिश को कभी भी वहाँ नहीं रखता। मराक के जाने के बाद आबिश ने वहाँ से निकलने की कोशिश की, मगर मराक ने जगह जगह गार्ड्स गाड़ रखे थे। वो मुंह लटका कर रह गई। फिर लैंडलाइन पर नज़र पड़ी तो ख्याल आया कि घर कॉल कर ले। वो फ़ोन की तरफ भागी, मगर फ़ोन डैड था। उसका गुस्से से बुरा हाल हो गया। मनहूस इंसान ने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, मगर मैं तुम्हें इतना परेशान करूँगी ना मराक अब्बास के, वो तुम्हें अपने फैसले पर अफसोस होगा। अभी तुम आबिश बैग को जानते ही कहाँ हो। तुम्हारा जीना हराम ना कर दिया तो मेरा नाम नहीं। वो आगे का लायका अमल प्यार करते हुए खुद से मुखातब थी। रात को वो घर आया, सीधा आबिश के कमरे में गया। आबिश बैठे को सोच रही थी। आबी चलो। आबिश का हाथ पकड़ कर बोला, हाथ छोड़ो मेरा, कहाँ ले जा रहे हो। आबिश अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, सब बताता हूँ, चलो तो तुम। मराक नरमी से बोला। वो इंतहाई थका हुआ और परेशान लगा आबिश को। उसने अपनी चादर ली, स्कार्फ ओढ़कर नकाब लगाया और अपने चादर ओढ़कर आगे बढ़ गई। मराक मुस्कुराकर उसके पीछे बढ़ा। कुछ देर बाद मतलूबा जगह पहुंचकर मराक ने गाड़ी रोकी और गाड़ी से उतरकर आबिश की साइड का दरवाज़ा खोला। उससे बाहर आने का कहा। अभी बाहर आओ। मराक ने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। नहीं, ये कहकर, ये कहाँ लेकर आए हो तुम मुझे। आबिश वाकई डरी हुई थी कि पता नहीं वो उसे कहाँ ले आया है, कहीं उसे बेच ना दे, वगैरह वगैरह ख्यालात आ रहे थे उसे। और डरने की ज़रूरत नहीं है अभी, मुझ पर भरोसा रखो। बिल्कुल नहीं, आबिश ने वो फ़ौरन जवाब दिया। गुड। मराक ने मुस्कुराकर कहा। मुहाफ़िज़, तुम्हारा। उसकी आंखों में कुछ था जिसने आवेश को उसकी मानने पर मजबूर कर दिया। मराक ने उसका हाथ पकड़कर बाहर निकाला। वो कोई दराने इलाके के फ्लैट थे। वो फ्लैट की तरफ बढ़ने लगे। फ्लैट का बटन लिफ्ट का बटन दबाकर उसने मुड़कर आबिश को देखा। लिफ्ट रुकी। वो दोनों आगे बढ़े। आबिश बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि आगे क्या होने वाला है। वो अंदर दाखिल हुए तो सैफ पहले ही वहाँ मौजूद था। सैफ को देखकर वो रुक गई। मराक ने उसकी तरफ देखा तो वो मराक को ही देख रही थी। ये सैफ है, मेरा दोस्त। मराक ने उसे बताया। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप, कैसा लगा आपको घर। सैफ ने उसे सलाम किया, क्योंकि वो दोनों ही जान गए थे कि वो डर रही है। आबिश घर का जायज़ा लेने लगी। वो फुल फिनिश फ्लैट था। हर चीज़ की कीमत का अंदाज़ा उसकी खूबसूरती से हो रहा था। अमेरिकन अंदाज में बना हुआ था। अमेरिकन स्टाइल में न बना। किचन, उसके आगे छोटा सा डाइनिंग एरिया, आगे टीवी लॉन्च, और सामने दीवार पर बड़ा सा एलईडी, और सामने दो कमरे। तुम अंदर चलकर आराम करो। मराक ने आबिश से कहा, मुझे घर जाना है। आबिश की आंखों में आंसू थे। अभी अंदर जाओ, बाद में बात करते हैं। मगर वो कुछ बोलती इससे पहले मराक ने उसे घूर के देखा तो वो अंदर कमरे में चली गई। मराक गिरने के अंदाज में सोफे पर बैठा। अब क्या करना है, सैफ ने पूछा। अपना घर लेना है, बस ये प्रोजेक्ट मिल जाए। यार, तुझे अंकल से लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी। मैं लड़ाई नहीं की। उन्होंने कहा आबिश की उनकी घर में कोई जगह नहीं, तो मैं उसे वहाँ से ले आया। इसकी इज़्ज़त करना और करवाना मेरा फ़र्ज़ है सैफ। वो मेरी इज़्ज़त है। वो माँ बाप है तेरे, तो मैंने कौन सा रिश्ता ख़त्म किया है। मराक ने जलाते हुए कहा, आबिश का नानो नफ्ता भी मेरी ज़िम्मेदारी है। वो थोड़ा रुका, फिर बोला, मैं मयाना रवि का कायल हूँ। एक का हक़ अदा करने के लिए मैं दूसरे का हक़ नहीं मार सकता। वो मेरे माँ बाप हों या मेरी बीवी, हर शख्स की उसकी ज़िंदगी में एक जगह होती है, वो कोई और पुर नहीं कर सकता। मेरी समझ से बाहर है कि तू इस लड़की को किसी और मकसद से लाया था, मगर तूने इससे शादी कर ली, और शादी भी कर ली तो उसके हक़ के लिए भी लड़ रहा है। सैफ ने ना समझने वाले अंदाज में कहा। पराग मुस्कुराया और बोला, अल्लाह अपने हकूक़ तो माफ़ कर देगा, मगर हकूक़ुल बात जब तक माफ़ नहीं करेगा जब तक वो बंदा माफ़ ना कर दे। और जब आबिश भागी थी ना मेरे से, मुझे लगा कोई कीमती शय मुझसे खो गई है। पहली बार मैं डर गया था। सैफ मराक खोए हुए लहजे में कहा, हाँ ये सही है कि मैं उसे गुस्से में लाया था, मगर अल्लाह ने मेरा दिल बदल दिया। मैं खुद उस बात पर हैरान हूँ, मगर मेरे रब ने मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत डाली है। उसे मेरे अल्लाह ने मेरे लिए चुना है। मुझे अफसोस है ये सब जो मैंने उसके साथ किया, मगर ये सब ऐसे ही होना था हमारी किस्मत में। मगर वो तुझसे नफरत करती है। सैफ ने एक और सवाल किया। जैसे मेरे रब ने मेरे दिल में उसकी मोहब्बत डाली है, वैसे ही उसके दिल में भी डाल देगा इंशाल्लाह। मराक ने मुस्कुराकर कहा तो सैफ बोला, वैसे एक बात है, अब आती है हर बात पर हंसी, पहले किसी बात पर नहीं आती थी। उसने अपने मुताबिक शेर तो बदलते हुए कहा, तो तूने मिस मिस दिया। लिखने में इतनी ज़्यादा गलतियाँ हैं ना, क्या मैं कहूँ। मराक अंदर आया तो आबिश का रोने का शुक्र जारी था। मराक ने लंबी सांस ली और बोला, अब क्या हुआ है।
मुझे घर जाना है, आविश ने रोते हुए कहा। तो वो मराक को बिल्कुल छोटी सी बच्ची लगी। ये भी तो घर है, मुझे अपने घर जाना है। तो ये तुम्हारा ही घर है? नहीं, ये तुम्हारा है। मुझे मेरे बाबा के घर जाना है, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। उसने मराक को इमोशनल ब्लैकमेल करना चाहा मगर बेकार था। उसके अलावा कहो तुम्हारी हर बात मानूंगा तो मर जाओ, जान छोटे मेरी। आविश गुस्से से कहा। मराक कहका लगा के हंस दिया। तुम ही रोगी फिर, मैं शुक्राने के नफल पढ़ूंगी, आबिश ने जलकर कहा। "इतनी नफरत करती हो?" मराक ने पूछा। भाई सोच से भी ज़्यादा मराक अब्बास। अब आबिश ने हकारत की नज़रों से उसे देखा। मुझे इस वक्त का शिद्दत से इंतज़ार है जब इन होठों से ज़ाहिर मोहब्बत सुनूंगा, मराक ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। इतना यकीन है खुद पर? आबिश ने चैलेंजिंग अंदाज में बोली। बिल्कुल। मेरा आप दोनों हाथ सीने पर बांधे हुए कहा। ठीक है, तुम अपनी सोकौल्ड मोहब्बत आजमा लो, देखते हैं तुम्हारी मोहब्बत जीतती है या मेरी नफरत, आबिश ने चैलेंज करते हुए कहा। मराक आगे बढ़ा और आबिश को कंधों से पकड़कर इस पर झुका और सरगोशी करते हुए बोला। मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं, इश्क है, और तुम्हारा चैलेंज मैं कबूल करता हूँ। आबिश ने उसे अपने से दूर किया। दूर रहा करो मुझसे, आबिश ने घूर कर कहा। अभी से डर गई, ये कहते हुए वो मुस्कुराया और एक आंख दबाई। मोइज़ और मिस्टर बैग पागलों की तरह हर जगह ढूंढ रहे थे, पर आबिश का कुछ पता नहीं चला। मोइज़ घर आया तो मिसेस बैग का रो रो कर बुरा हाल था। कुछ पता चला आबिश का? मिसेस बैग ने पूछा तो मोइज़ की आंखों से आंसू गिरा और वो बोला। मम्मी, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ उसे ढूंढा ना हो। यूनिवर्सिटी में ढूंढा, कोई ऐसा हॉस्टल नहीं जहाँ मैं ना गया हूँ। मोइज़ का फ़ोन बजने लगा। मोइज़ कॉल उठाई। हेलो जी, मैं आ रहा हूँ। फ़ौरन बाहर निकल गया। मराक ऑफिस से घर आया तो उसके हाथ में बहुत सारे बैग्स थे। अभी कहाँ हो? मराक ने आबिश को आवाज़ दी तो वो कमरे से बाहर है। क्या हुआ, क्यों चला रहे हो? आबिश ने चिढ़ते हुए कहा। यहाँ आओ, तुम्हें कुछ दिखाना है क्या? वो ये मराक ने बैग उसके आगे कर दिए। क्या है? आबिश ने बैग्स पर एक नज़र डालकर मराक से पूछा। कपड़े हैं और तुम्हारी कुछ ज़रूरत का सामान है। कपड़े हैं और तुम्हारी कुछ ज़रूरत का सामान है, मराक ने उससे बताया। मुझे नहीं चाहिए ये सब, वापस ले जाओ ये, आबिश ने मुंह बनाकर कहा, जबकि ऐसे इन सब की ज़रूरत थी। नहीं चाहिए तो फेंक दो, वापस ले जाने के लिए नहीं लाया ये, मराक ने गुस्से से कहा और बैग वहीं फेंक कर चला गया। ये, आबिश ने हैरान होते हुए कहा। आबिश ने ना चाहते हुए भी बैग उठाए और अंदर ले गई और बैग देखने लगी। इनमें कुछ ड्रेस थे जो कि सारे कमीज शलवार थे और उस काले चादर भी थी और कुछ छोटी मोटी चीज़ें थी। आबिश ने इनमें से एक ड्रेस निकाला और चेंज करने चली गई, क्योंकि जब से वो यहाँ आई थी वैसे कपड़े नहीं बदले थे, तो मजबूरन उसे ऐसा करना पड़ा। अभी शावल लेकर बाहर निकली और अपने बाल सुलझाने लगी। मराक, जो कि अपनी फाइल लेने कमरे में आया था, वो दरवाजे पर ही चट किया। अभी शीशे के सामने बाल खोले उन्हें सुलझा रही थी। लंबे बाल जो कि घुटनों तक आ रहे थे और लाल रंग के ड्रेस में वो मराकत पागल कर रही थी। वो सीने पर हाथ बांधे दरवाजे पर खड़े होकर आबिश को देख रहा था। आबिश जैसे ही मुड़ी, मराक को देखकर वो चौंकी। तुम? आबिश ने जल्दी से अपना दुपट्टा उठाया और उड़ा। मराक बड़े आराम से उसकी हरकत देख रहा था। नौकर करके अंदर नहीं आ सकते थे? आबिश की बात पर वो हंसने लगा और आबिश के करीब आकर बोला। अपने घर में अपने रूम में नौक करके आऊँ? आविश ने उसे घूर के देखा, फिर वो जाने लगी तो मराक ने इसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा तो वो मराक के सीने से जा लगी। मराक ने उसे दीवार के साथ लगाया, उसका रास्ता रोक लिया। छोड़े मुझे, आविश ने वहाँ से निकलना चाहा। तोड़ सकती हो तो तोड़ दो इस सार को, मराक ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। आविश ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे दूर करना चाहा, मगर बेकार था। थक जाओगी, मराक ने फैसला कम करते हुए कहा। वो बिल्कुल उसके करीब था, फासला न होने के बराबर था। मराक ने सरगोशी करते हुए कहा। तुम इतनी खूबसूरत हो या मुझे लग रही हो? मराक ने अपनी पेशानी उसकी पेशानी से लगा दी और खामोश खड़ा रहा। मराक, आबिश ने बोलना चाहा तो उसने आबिश के होंठों पर उंगली रखकर खामोश करवा दिया। एक शहर था जो आबिश को अपनी लपेट में ले रहा था। फिर वो बोला, आई लव यू सो, यू आर सो प्रेशियस फॉर मी। आबिश ने उसकी आंखों में देखा, जहाँ भला की जिंदगी और सच्चाई थी। आबिश ने एक झटके से उसे दूर किया। कितनी दफ़ा कहा है मुझसे दूर से बात किया करो, आइंदा अगर तुम मेरे करीब आए तो आबिश के बात मुकम्मल करने से पहले उसने सवाल पूछा। तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, वो तो वैसे भी नहीं है। मराक की बात पर आबिश का मुंह खुल गया। मराक ने मुस्कुराकर उसका मुंह बंद किया और उससे दूर हो गया। आबिश उसे देखती रह गई। सर, आपने बुलाया था मुझे? मोइज़ पुलिस स्टेशन में था, जैसे कॉल करके बुलाया था। जी, एक लड़की की तलाश मिली है जिसका एक्सीडेंट हुआ था, इसके पास ही ये बैग मिला है। पुलिस अफसर ने एक बैग मोइज़ की तरफ बढ़ाया। बैग देखकर मोइज़ के पाँव से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो बैग आबिश का था। पुलिस अफसर ने उसे लाश दिखाई, जिसका चेहरा मुकम्मल ख़राब हो चुका था। एक्सीडेंट की वजह से मोइज़ ने घर आकर ये खबर दी तो उनके घर पर क़यामत मच गई।
मेरा दिल मानने को तैयार नहीं है कि आबश हमारे बीच में नहीं है। मोइज़ ने बेहद साफ से कहा। वो इन हालत में भी वो इन उनकी हालत भी बहुत ख़राब थी। दिल तो मेरा भी नहीं मानता मोइज़, मगर उसके पास से आबिश का बैग, उसका सामान मिला है। शायद उसकी इतनी ही ज़िंदगी थी। मिस्टर बैग की बात सुनकर मोइज़ की आंखों से आंसू निकलने थे। बहुत सुनाता था। आज संडे था। मराज घर में था और लाइब्रेरी में अपनी फाइल्स में उलझा हुआ था। आबिश किचन में थी। जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो आबिश थोड़ा इंतज़ार किया कि मराज दरवाज़ा खोल दे, मगर वो नहीं आया। तो आबिश ने चेहरे पर नकाब लगाकर दरवाज़ा खोला तो सामने खड़े लड़के को देखकर वो बोली, जी फरमाइए, आप कौन है? मराज घर पर है? मिस्टर अब्बास ने अपने मगरूर अंदाज में पूछा। डैड, पीछे से मराग की आवाज़ आई तो आबिश ने मुड़कर मराग को देखा तो मराग मिस्टर के पास आया। आप यहाँ क्यों? मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता? क्यों नहीं? आपका ही घर है। डैड अंदर आए हैं प्लीज़। अभी ये मेरे डैड हैं। मराग ने आबिश को अपने वालिद से तारीफ़ कराया। अस्सलाम वालेकुम। आबिश ने सलाम किया, मगर मिस्टर अब्बास ने कोई जवाब ना दिया। और डैड, ये आबिश है मेरी। फ़राह की बात पूरी होने से पहले मिस्टर अब्बास बोले, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। आबिश की तरफ बिना देखे वो बोले। आबिश बात को समझ गई और वहाँ से चली गई। मराग ने ये सब नोट किया और उसे गुस्सा भी आया, मगर चुप हो गया। वो दोनों भी अंदर आ गए। ये डैड, क्या बात करनी थी? मराग ने रुखे अंदाज में कहा, मैं सिर्फ ये पूछने आया था कि क्या तुम्हारा शौक और शादी का भूत उतर गया? तुम्हारा शौक और शादी का भूत? वो तंजिया बोले, क्या मतलब है इस बात का? मराग ने ना समझने वाले अंदाज में बोला, तुम इतने बेवकूफ़ हो, मुझे पता नहीं था। क्या देखकर तुमने इस लड़की से शादी की है? ना कोई स्टेटस है, ना कोई ऐसी बात जो तुम इतने पागल हो गए हो। वो गुस्से से भरे हुए थे। उनकी आवाज़ इतनी बुलंद ज़रूर थी कि किचन में मौजूद आबिश को बआसानी नहीं सुनाई जा रही थी। लुक एट यू, लुक एट यू। मराक आवाज़ जो पहनता है वो फैशन बनता है, और एक ज़माना है जो मराक आवाज़ पर मरता है। शहर की लड़कियाँ, बाकी लड़कियाँ मर गई हैं क्या? ऐसी कौन सी लड़की है जो तुम्हें मुँह करे? अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचो। क्या मिला तुम्हें इस लड़की से शादी करके? ये पर्दे की बहू जिसके साथ जलोगे तुम उसकी बात मुकम्मल होने से पहले वो धड़ा, बस एक लफ्ज़ और नहीं बोलेंगे आप। मेरी बीवी है वो। मेरी किस स्टेटस की बात कर रहे हैं आप? कौन है मराक अब्बास? अभी मर जाऊँ तो दूसरे दिन किसी को भी याद नहीं होगा। कोई मराक अब्बास भी था। मिट्टी से बनकर मिट्टी में रह कर और मिट्टी में ही चले जाना तो ज़रूर किस बात का? और क्या कहा आपने आप उसके बारे में? वो मेरे रब की तरफ से तोहफ़ा, बेहतरीन तोहफ़ा है। एक मर्द के लिए सबसे कीमती चीज़ इस दुनिया में नेक बीवी है। मराक गुरूर से बोला। अब इस सारी गुफ्तगू सुन रही थी। आंखों में आंसू जारी थे। मुझे फ़ख्र है मेरी बीवी अपने आप को ढाँप कर रखती है, क्योंकि मेरी गैरत ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसे मेरे सिवा कोई और देखे भी। वो रुका भी बोला, मेरे रब को वो इस रूप में पसंद है तो उसे कैसे हो सकता है कि मुझे पसंद ना हो? ये चीज़ मुझे बहुत सुकून पहुँचाती है कि मेरी बीवी तमाम नामहरम से पर्दा करती है, सिर्फ अपने शौहर के लिए। अब इस मुँह पर हाथ रखे हुए आवाज़ रो रही थी। उसे ईशा की हुई गुफ्तगू उसके दिमाग में घूम रही थी कि तुम इतना पर्दा करती हो आबिश, अगर तुम्हारी शादी इस शख्स से हो जाए जिससे तुम्हारा पर्दा करना पसंद ना हो तो क्या करोगी? आबिश मुस्कुराई और बोली, मैं अपने रब से अच्छी उम्मीद रखती हूँ, क्योंकि जैसा बंदा का गुमान होता है अल्लाह उसे वैसा ही नवाजता है। तो हमेशा अपने रब से अच्छा गुमान रखा करो। तो ये तो मेरे रब का वादा है कि जैसा आप होंगे वैसा ही आपका शरीक सफ़र में होगा, क्योंकि नेक मर्दों के लिए नेक औरतें हैं और नेक औरतों के लिए नेक मर्द। ऐसी तरह बुरे मर्दों के लिए बुरी औरतें और बुरी औरतों के लिए बुरे मर्द। आबिश मराग के ख्याल खुशी भी थी, मगर मिस्टर अब्बास की बातों से उसका दिल कट सा दिया था। बहुत खूब, मिस्टर अब्बास ने ताली बजाकर सख्ती से कहा। कमाल की ब्रेन वॉशिंग की इस लड़की ने। बहुत अच्छे से जानता हूँ ऐसी लड़कियों को, अमीर लड़कों को फंसाकर उन्हें बहुत अच्छे से आता है। ऐसे दो टक्के की लड़कियाँ। मराक ने गुस्से से कहा। इनफ। ये कहते हुए उसने अपने हाथ साइड टेबल पर इतनी ज़ोर से मारा कि वो कई टुकड़ों में टूट गई। कांच के टूटने की आवाज़ सुनकर आबिश भागती हुई किचन से आई। उस का मंजर देखा आबिश ने अपने दोनों हाथों से अपने मुंह पर रख कर बोली, मराक के दोनों हाथ खून में लथपथ हो गए थे। उसके हाथों से खून टपक रहा था। मिस्टर अब्बास आगे बढ़े तो मराक ने सख्ती से मना किया और वो चीख कर बोला, आप जाएं यहाँ से। मगर बेटा, मिस्टर अब्बास ने फिक्रमंदी से कहा, मैंने कहा ना यहाँ से। वो गुस्से से बोला और एक कांच का टुकड़ा उठाकर बोला, अगर आप अभी
नहीं गए तो मैं खुद को मार लूँगा। मराक का गुस्से से बुरा हाल था। मिस्टर अबासिस के गुस्से से वाकिफ़ थे, इसलिए वहाँ से चले गए। मराक आबिश आके आई और मराक के हाथ पकड़ कर बोली, ये इसने बोला नहीं जा रहा था। वो बहुत घबराई हुई थी। फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है? उसने मराक से पूछा। मैं ठीक हूँ, तुम जाओ यहाँ से। आबिश वहाँ से चली गई। वो बक्स लेकर आई और उसके हाथ पकड़ कर उसकी बैंडेज करते वक्त उसके हाथ कँपा रहे थे, जिसे मराक ने बखूबी महसूस किया। चलो अंदर। वो मराक को लेकर बेडरूम आई और उसे बेड पर बिठाया और गुस्से से बोली, क्या ज़रूरत थी ये सब करने की? बाहर जाओ इससे पहले कि मैं कुछ गलत बोल दूँ। मराक ने उसे घूरते हुए कहा। आबिश बाहर चली गई। बाहर आकर उसने कान साफ किया। उसके खून के निशान देखकर उसे बहुत दुख हुआ। वो ऐसी ही थी, नरम दिल की, किसी को तकलीफ ही मुश्किल या तकलीफ में नहीं देख सकती थी, चाहे वो इसका दुश्मन क्यों ना हो। सब कुछ करके उसने मराक के लिए सूप बनाया और कमरे में ले गई। जहाँ मराक था वो आंखों पर हाथ रख कर लेटा था। जब वो बोली, मराक उठो, सूप पी लो, फिर दुआ भी लेनी है। वो ऐसे बोली जैसे उनके दरमियान एक अच्छे तल्लुकात हों। मराक ने चौंक कर उसे देखा। उसने ट्रे साइड टेबल पर रखकर उससे बोली, अब उठ भी जाओ। मराक उठ कर बैठ गया। उसने सूप निकाल कर उसके आगे किया, मगर मराक ने अपने दोनों हाथ देखे, जिन पर बैंडेज बंधी थी। वो बोल नहीं पकड़ सक रहा था। आविश ने कहा। बात समझते हुए वो बोली, यानी उसे भी अपने हाथ से सूप पिलाना था, क्योंकि वो नहीं पी सकता था। और उसे कहते ही नेकी गले पड़ जाना। वो जलकर बोली तो मराक मुस्कुरा कर रह गया और आबिश उसे सूप पिलाने लगी। वो चुपचाप आबिश के हाथ से सूप पी रहा था, उसे ही देख रहा था। अगर तुम ऐसे ही देखते रहे तो इस सूप तुम्हें खुद अपने जख्मी हाथों से पीना पड़ेगा। आबिश ने सख्ती से कहा। मराक अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए बोला, मैंने क्या किया है? तुम तो कुछ करते ही नहीं। सब तो मैं करती हूँ ना। सब मेरी गलती है। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे गवाह करो। मैंने कहा था कि मुझसे शादी करो। मैंने कहा था अपने बाप पर गुस्सा करो। मेरे मेरे जैसे सबकी ज़िम्मेदारी मैं ही तो हूँ। आबिश ने सारी भड़ास मराक को उतार दी, कहते हुए उसकी आंखों में जो करब था उसने मराक को तड़पा कर रख दिया। मराक कुछ बोलता उससे पहले कि वो कमरे से निकल गई। मराक को अंदाज़ा था कि इसके बाप की बातों से आबिश को तकलीफ पहुँची है। मराक उसे देखने आया तो वो टेरेस पर खड़ी थी। मराक भी उसके साथ जाकर खड़ा हो गया। मैं जानता हूँ डैड की बातों से तुम्हें तकलीफ पहुँची है। वो थोड़ा रुका फिर बोला, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ डैड की तरफ से। किस-किस बात की माफ़ी माँगूँगी? मराक अब्बास आबिश की सूजी हुई आँखें मराक को कितनी तकलीफ़ दे रही कि आबिश इससे अनजान थी। हर तकलीफ़ की जो तुम्हें मेरी वजह से मिली है। मराक ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। तो फिर मुझे छोड़ दो। तुम मुझसे अगर कहती कि सांस लेना छोड़ दो तो मैं छोड़ देता। मगर ये मेरे बस में नहीं है। अभी मराक ने करीब कर उससे कहा। वो थोड़ा रुका फिर बोला, तुमसे अलग होने का तसव्वुर भी गुनाह लगता है। अब उसकी बातों की सच्चाई है उसके लहजे से मराठी की बातों की सच्चाई उसके लहजे से साफ वाज़िह थी। मैं तुम्हारी हर तकलीफ हर दुख का मैं दावा करूँगा। अभी एक बार मुझ पर भरोसा करके तो देखो। मराक ने अलता जाए नज़रों से आबिश को देखा। आबिश पहली बार उसके सामने खामोश हो गई और खुद नहीं जानती थी कि क्यों ऐसा हुआ। मैं नमाज़ पढ़ कर आती हूँ। आबिश ने वहाँ से निकलने में आफियत समझी। रात को मराक के सेल पर किसी की कॉल आ रही थी, मगर बैंडेज की वजह से उठा नहीं सकता था। आबिश कमरे में ही थी। मराक के पास ही उसका मोबाइल उठाकर कॉल रिसीव किया। मराक के कान पर लगा दी। मराक ने मुस्कुराया कर आबिश को देखा और कॉल पर बात करने लगा। हेलो जी नीलम बोलो। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। मीटिंग कब की है? कल। मराक कुछ सोचकर फिर अपने हाथों को देखने लगा, फिर बोला, मगर चलो मैं देखता हूँ। अल्लाह हाफिज़ कहते हैं तब आबिश की तरफ देखा कि कॉल ख़त्म हो गई। आबिश ने फ़ोन साइड पर रखा और बोली, क्या हुआ खैरियत? मराक कुछ सोचते हुए बोला, सैफ को फ़ोन लगाओ भी, मैं नौकर तुम्हारी। आबिश ने फ़ौरन बोला, नहीं मैं ये बटरफ्लाई। मराक ने एक आंख दबा कर कहा। आबिश ने मराक का नाम खींच कर बोली, अच्छा जल्दी लगाओ यार। मराक ने बात टालते हुए कहा। आबिश ने उसे घूर कर देखा, फिर लाई और फ़ोन उसके कान से लगाया। हेलो सैफ, कहाँ है? क्या वो ठीक तो है? अच्छा चलो, मेरी ज़रूरत हो तो बताना ज़रूर। अल्लाह हाफिज़। आबिश ने कॉल काट दी। अब मुझे बताओगे कि हुआ क्या है? आबिश ने मराक को कुछ सोचते हुए देखा तो बोली, सैफ की वालदा हॉस्पिटल में, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ओ अल्लाह, उन्हें सेहत दे आमीन। लेकिन तुमने सैफ भाई को कॉल क्यों की थी? आबिश ने एक और सवाल पूछा। मैं सैफ को घर बुला रहा था, मगर वो तो नहीं आ सकता। तो ये कि कल मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तो ये माई डियर वाइफ के प्रेजेंटेशन नहीं रेडी। मराक ने उसकी आंखों में देखकर कहा। तो आबिश ने उसके मुखातब करने के स्टाइल से उससे घूरा, फिर बोली,
तो मैं बना लूँ, अभी पूरी रात बाकी है। आबिश ने उसकी अकल पर मातम करते हुए कहा। तो मराक ने उसकी आंखों के आगे अपने हाथ लड़ाए तो आबिश ने उसके हाथ देखकर बोली, उस क्योंकि इन दोनों हाथों में ही बैंडेज थी कुछ सोच कर बोली, एक आइडिया है क्या? ऐसे नहीं, मेरी एक शर्त है, अगर तुम मान जाओ तो आइडिया बताऊंगी। ऐसी शर्त? मराक ने तो जसूस भरी आंखों से उसे देखा। तो मुझे मेरे पेरेंट्स के पास लेकर जाओगे? अगर वो तुम्हारे पास आ जाएं तो? मराक ने उससे सवाल किया। वाकई? आबिश ने हैरत और खुशी से पूछा। वाकई, मराक ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि ये पहली दफ़ा था कि आबिश उससे इस तरह बात कर रही थी। मगर पहले आइडिया तो बताओ। हाँ, वो आइडिया ये है कि तुम्हारी प्रेजेंटेशन मैं तैयार कर देती हूँ, बदले में तुम मेरी शर्त मानोगे। आबिश ने उसे आइडिया बताया। मगर तुम्हें क्या पता प्रेजेंटेशन में क्या लिखना है? मराक ने मुझे बात घुमाते हुए कहा। अरे वो तो तुम मुझे बताओगे ना? आबिश ने माथे पर हाथ मारते हुए कहा। और आर यू श्योर? मराक ने उसकी तस्दीक चाही। यस श्योर, आबिश ने तस्दीक किया। आबिश ने उसका लैपटॉप खोला तो इसमें पासवर्ड था। आबिश ने बोली, पासवर्ड क्या है? खुद डाल कर देख लो। आबिश ने नासमझी से उसे देखा, फिर समझ आने पर उसने पासवर्ड में अभी लिखा तो वो ऑन हो गया और सामने अपनी तस्वीर देखकर वो कुछ ही देर उसे देखती रही, क्योंकि तस्वीर वाकई बहुत खूबसूरत थी। वो तस्वीर देख रही थी और मराक उसे अपने ऊपर मराक की निगाहें महसूस करके उसने प्रेजेंटेशन पर काम करना शुरू किया और मराक से बोली, चलो बताओ क्या करना है? वो बेड पर मराक के बराबर में बैठ गई और मराक उसे बताता गया और वो काम करती रही। काफ़ी देर लैपटॉप पर काम करने से आविश की आंखें सुर्ख हो गई। मराक ने उससे कहा, बस करो, बंद करो इसे। मगर अभी तो काम बाकी है, आविश बोली। मुझे भूख लग रही है। मराक ने उसे काम से हटाने के लिए कहा। हाँ, मुझे भी लग रही है, कुछ ऑर्डर करें? आविश ने मोबाइल उठाया, पिज़्ज़ा और आइसक्रीम ऑर्डर की। फिर बोली, जब तक ऑर्डर नहीं आता काम कर लेते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही ऑर्डर आया तो उन्होंने खाना शुरू किया। मगर मराक आविश को ही देख रहा था। आविश ने उसे देखा तो बोली, क्या? ओह अच्छा, सॉरी। फिर पिज़्ज़ा का पीस उठाकर मराक को खिलाया। सब खाने के बाद आविश बड़े जोश में बोली, चलो काम करते हैं, मैं मना कर रहा हूँ ना, मैं कह रही हूँ ना। आविश अभी उसी के अंदाज में बोली तो मराक हंसने लगा। फिर वो दोनों काम करने लगे। काम करते करते आविश की आंख बंद होने लगी और वो कब सोई उसे पता ही नहीं चला। मराक ने जब उसे सोते हुए देखा तो उसे सही से लटाया और बेड लैपटॉप हटाया और अपने जख्मी हाथों से। अपने हाथों में तकलीफ भी हुई, मगर उनके वहाँ किसे परवाह थी। उसे लटाने के बाद उसके बराबर में बेड ग्राउंड से टेक लगाकर बैठ गया और आविश को देखता गया। फिर इस पर झुककर अपने होंठ उसकी पेशानी पर रख दिए। फिर झुककर ही उसे देखने लगा। अपने दिल की ख्वाहिश को दबाकर सीधा होकर लेटा और आंखें बंद कर लीं। सुबह मराक की आंख खोली तो बराबर में आविश बेखबर सो रही थी। मराक मुस्कुराकर उठा, हाथों की बैंडेज खोली और वॉशरूम चला गया। तैयार होकर आईने में बाल सेट करने लगा। उसकी नज़र आविश पर पड़ी तो वो बेड के पास आया और आविश के माथे पर अपने लब रखे। आविश ने सुनकाई तो उसकी नींद खराब न होने के डर से वो पीछे हटा और बाहर चला गया। आविश की आँख खुली तो आधा दिन हो गया था। घड़ी में एक टाइम देखा तो ज़ोहर की नमाज का वक़्त हो रहा था। मैं इतनी देर तक सोती रही, फिर उठकर फ्रेश हुई और नमाज़ पढ़ने लगी। नमाज से फ़ारिग होकर किचन में गई और अपने लिए नाश्ता बनाकर उसे खाने लगी कि दरवाज़े पर दस्तक हुई। तो आविश ने अपना दुपट्टा सही से लिया और उसी का नकाब लगाकर पर्दा खोला तो सामने को आदमी फूलों का गुलदस्ता लेकर खड़ा था। जी क्या काम है? आविश ने सख्ती से पूछा। ये आपके लिए। उसने वो गुलदस्ता उसे दिया और वहाँ से चला गया। आविश ने अंदर आकर उसे गौर से देखा तो लाल रंग के खूबसूरत फूल थे और उसमें एक कार्ड भी था। आविश ने कार्ड खोला और पढ़ने लगी। Someone up there must be watching out for me because he sent even most beautiful angel into my life. I love you my dear wife। मराक के लिखे हुए अल्फाज पढ़कर आविश के दिल की एक बीट मिस हुई। वो मुस्कुरा दी और फूलों को गुलदान में लगा दिया। मराक जब घर आया तो मामूल के मुताबिक आविश को आवाज़ लगाई, अभी कहाँ हो यार? फिर उसकी नज़र गुलदान पर सजे फूलों पर पड़ी तो मुस्कुराने लगा। फिर आविश को ढूंढते हुए कमरे में आया तो वो नमाज़ पढ़ रही थी। मराक सोफे पर बैठकर उसे देखने लगा। आविश ने नमाज़ ख़त्म की तो उसकी नज़र मराक पर पड़ी तो वो उसे ही देख रहा था। उसकी नज़रों में कुछ ऐसा था जिसने आविश को नज़रें झुकाने पर मजबूर कर दिया। उसकी नज़रें आविश को कन्फ्यूज़ कर रही थी और शिमक करके बोली, कैसी रही तुम्हारी मीटिंग? बहुत अच्छी। मराक ने उसे देखते हुए कहा। मुबारक। और अब अपना वादा याद है ना? उसने उंगली उठाकर पूछा। कौन सा वादा? मराक ने उसे तंग करने के लिए कहा। कौन सा वादा? मतलब तुम भूल गए? आविश ने सख्ती से पूछा।
मराक अब्बास अपनी कही बात से मुकरता नहीं है। मराक ने उसे मज़ीद तंग करने का इरादा तर्क करते हुए कहा, फिर हम कब जाएंगे? आबिश ने बड़ी उम्मीद से पूछा। मराक को वो और भी प्यारी लगने लगी। चलो तैयार हो जाओ, मराक ने बात टालते हुए कहा। आबिश ने हैरत से पूछा, क्योंकि उसने पहली मरतबा उससे कहीं जाने का कहा था। मैं तुम्हें ट्रीट देने। ओह अच्छा। थोड़ी देर बाद आबिश हंटर कलर के स्कार्फ का नकाब और ब्लैक कलर की चादर ओढ़े उसके सामने खड़ी थी, जो मराक ही लाया था उसके लिए। मराक ने उसे देखा, अपना मोबाइल वॉलेट और गाड़ी की चाबियां उठाई और बोला, चलें? मराक ने पूछा तो आबिश उसके पीछे चल दी। गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर पहले आबिश को बैठने का इशारा किया तो आबिश बैठ गई। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी, मगर कभी कभी खामोशी में भी मायने खेजी होती है। वो दोनों होटल पहुंचे तो मराक ने पहले ही अलग कैबिन बुक करवाया हुआ था, वो भी आबिश की वजह से, ताकि वो कंफर्टेबल रहे। ईजी हो जाओ, यहाँ हम दोनों ही हैं। मराक का इशारा उसके नकाब की तरफ था। मराक ने बोला ही था जब वेटर नाक करके अंदर आया। आबिश ने मराक को घूर के देखा, जैसे कह रही हो कि इसलिए नहीं हटा रही थी नकाब। मराक ने बात सुनते हुए अपनी नज़रें झुका ली। उसकी इस बात पर आबिश मुस्कुराए। क्या खाओगी? मराक ने उससे पूछा। खाना, आबिश ने मासूमियत से कहा तो मराक ने उसे घूरकर देखा, मगर होठों पर मुस्कुराहट थी। वेटर ने आबिश की तरफ देखा तो मराक ने जल्दी ऑर्डर लिखवाया ताकि वो वहाँ से जाए। वेटर के जाने के बाद आबिश ने नकाब बताया तो मराक की नज़रें उसके होठों पर पड़ी, जिस पर लिपस्टिक लगी थी। आबिश उसकी नज़रों से कंफ्यूज हो रही थी, फिर बोली, अगर तुमने ऐसे ही देखना है तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। आबिश ने मुँह बनाकर कहा, और मैं तुम्हें जाने दूँगा। मराक ने मैंने अंदाज में बोला। वो अभी भी ऐसे ही देख रहा था तो वो चिढ़कर बोली, मराक प्लीज़। मराक मुँह नीचे करके हंसने लगा। खाने के बाद मराक उसे घर ले हैरत से देखा, फिर बोली, हम यहाँ क्यों आए हैं? तुम्हें समुद्र में फेंकने के लिए लाया हूँ। मराक ने उसे तंग करते हुए कहा। वो दोनों समुद्र की तरफ चलने लगे। क्या तुम्हारा भरोसा नहीं है मुझ पर? मैं नहीं जाऊँगी। आबिश मुँह फैलाकर बोली, चलना तो पड़ेगा। मराक ने उसे मज़ीद तंग किया। नहीं, अभी तो मैंने ज़िंदगी में कुछ देखा भी नहीं है, आबिश ने कहा। मराक ने उसका हाथ पकड़ा और अपने करीब करते हुए बोला, मेरी आंखों में गौर से देखो और बताओ, क्या मराक कभी अपनी आबी को कोई नुकसान पहुँचा सकता है? उसकी आंखों में ऐसा कुछ था जिसने आबिश को नज़रें झुकाने पर मजबूर कर दिया। मैंने कुछ पूछा है? मराक इस बात को मराक उस हाथों को हिलाकर बोला तो वो बोली, अब तुम मुझे यहाँ ये चीट चैट करने के लिए लाए हो तो चलो, मुझे नींद आ रही है। आबिश ने उससे बचने के लिए कहा, मगर मुझे अभी यहाँ ही रहना है। ये कहते हुए उसने आबिश का हाथ पकड़ा और समुद्र के किनारे चलने लगी। आबिश चुपचाप उसके हम कदम हो गई। कुछ देर वो यूँ बोला, तुम्हें याद तुम्हें याद अभी हम पहली बार समुद्र पर ही मिले थे? मराक ने समुद्र को देखते हुए कहा, हाँ मुझे याद है। तुमने मेरी बॉल पानी में फेंक दी थी। मुँह बनाकर बोली, तुमने मेरी कार का शीशा तोड़ा था मैडम। मराक ने भी उसी के अंदाज में बोला, तुम थोड़ा थोड़ा नहीं था, बस थोड़ा सा क्रैक आया था। आबिश कहना अपनी गलती मानने वाली थी, वो थोड़ा सा। तो आबिश ने आंखें बड़ी करके पूछा तो मराक नफ़ी में हिलाकर चलने लगा। पानी में चलते आबिश ने उससे पूछा तो वो फ़ौरन बोला, मुझे लगता है तुम्हें चलना चाहिए। मराक उसका रास्ता भांपते हुए कहा। आबिश ने घूर कर उसे देखा और उसके पीछे चल दी। वो घर आ गया। आबिश सारे रास्ते खामोश थी। मराक ने उससे पूछा, क्या हुआ है? क्यों गवारे की तरह मुँह फुलाया हुआ है? मराक ने उसे छेड़ते हुए कहा, क्या हो जाता अगर मैं पानी में चली जाती? आबिश ने मुँह फुलाकर बोला। वो कहा कर जाने लगी तो मराक ने उसकी कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींचा तो वो इस समझने के लिए तैयार नहीं थी। जब उसकी तरफ आई तो आबिश के होंठ मराक के गाल से जा लगे। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि वो कुछ कर भी ना सकी। मराक ने उसे दीवार से लगाया और उसकी करीब हुआ। अपना सर उसकी पेशानी से टिकाकर खड़ा हो गया और अपनी आंखें बंद कर ली। आबिश ने बोला, मराक ने उसके होठों पर उंगली रख दी और कितनी देर वो ऐसे ही खड़ा रहा। फिर आंखें खोलकर आबिश को देखा, वहाँ से चला गया। मोइज़ मिस्टर बैग सुबह का नाश्ता कर रहे थे जब दरवाजे पर बेल हुई। मैं देखता हूँ, मोइज़ कहता हुआ उठा और दरवाज़ा खोला। जी आप कौन? मोइज़ ने सवाल किया। मराक अब्बास, उसने जवाब दिया। जी कहिए, क्या काम है? मोइज़ को ऐसा लगा कि इसने मराक को कहीं देखा है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आपसे और आपके वालिद से कुछ बात करनी है। मराक को यूँ दरवाजे पर खड़ा रहना मुनासिब नहीं लगा।
किस सिलसिले में वो भी मोइज़ था, उसे कैसे अंदर आने की इजाज़त दे देता। आबिश के बारे में मोइज़ नासमझी के अंदाज में बोला, फिर उसे अंदर आने का इशारा किया। मराक को डाइनिंग रूम में बैठाकर वो मिस्टर बैग को बुलाने चला गया। मिस्टर बैग अंदर दाखिल हुए तो मराक ने खड़े होकर सलाम किया, जिसका जवाब मिस्टर बैग ने बड़ी कुछ उसलूबी से दिया। फिर बोले, आबिश को कैसे जानते हो आप? उस दोस्तों जी वो मैं अभी मेरा मतलब है आबिश का शोहर हूँ। मराक चाहते हुए बोला, बेटे उसने शिकास के उसने सामने बैठे शिकास के सरों पर बम फोड़ा था। ये क्या बेहुदा मजाक है, खबरदार जो मेरी बहन के किरदार पर खींचे उछाला। मोइज़ ने गुस्से मराक का गिरबान पकड़ लिया। मैं सच कह रहा हूँ, मराक ने इत्मीनान से कहा। मिस्टर बैग ने मोइज़ को दूर किया और फिर मराक से बोले, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, वो मर चुकी है। ये क्या कह रहे हैं आप? अब हैरान होने की बारी भी मराक की थी। 1 महीना पहले वो इस दुनिया से चली गई। उनके अल्फाज पूरे होने से मराक तरफ के बोला, गलतफहमी आपको हुई है, वो बिल्कुल ठीक है, मेरे पास है। फिर मराक ने सारा किस्सा बता दिया। मोइज़ और बैग दोनों को ही समझ से बाहर था कि उन्हें खुश होना चाहिए या सामने खड़े शख्स का अशर बुरा कर दें। मेरी बहन कहाँ है? मोइज़ ने गिराते हुए कहा। अपने घर। मराक की बात पर मोइज़ दांत पीस कर रह गया। अब ये घर की सफाई करके बैठी टीवी देख रही थी कि रात वाला वाक़या उसे याद आया तो उसकी हार्ट बीट मिस हुई। वो खुद अपनी हालत समझने से कासर थी कि क्यों वो मराग के बारे में सोच रही थी, क्यों वो उसे बुरा नहीं लगता था। शायद उसकी वजह की वो इज़्ज़त थी जो वो आबिश को देता था। एक औरत के लिए मोहब्बत से बढ़कर जो चीज़ अहम होती है वो इज़्ज़त होती है। औरत मोहब्बत करवाने वाले को तो नज़रअंदाज कर देती है, मगर उस शख्स को कभी नहीं जिसने उसे इज़्ज़त दी हो, क्योंकि मोहब्बत तो कोई भी कर सकता है मगर इज़्ज़त हर बंदा नहीं कर सकता। अब इसको सोच के दरवाजे की तरफ की खोलने की आवाज़ ने रोका निकाला। इतनी जल्दी आबिश ये कहती हुई उठी और जैसे ही पलटी सामने खड़े शख्स को देखकर वो हैरान रह गई। बाबा! आविश भागकर मिस्टर बैग के गले लग गई और फूट-फूट कर रोने लगी। आवाज़ सुनते ही मोइज़ की आँखों में भी थे। आबिश फिर मोइज़ के गले लगी और रोने लगी। आबिश, बस गुड़िया बस, हम आ गए हैं ना, बस रोने की ज़रूरत नहीं है। मोइज़ और बैग ने उसे चुप करवाने लगे। आप यहाँ कैसे आए? उसने मोइज़ और मिस्टर बैग से पूछा। वो दोनों ने महाराज को देखा। आबिश ने महाराज को देखा तो वो उसे देखकर मुस्कुराया। आबिश समझ गई कि ये उसने अपना वादा पूरा किया है जो उसने आबिश से किया था। जो अब आबिश भी मुस्कुराई। फिर वो मोइज़ और बैग को उसके साथ बातों में लग गई और आपको ऐसा लगा कि वो यहाँ है ही नहीं। अम्मी नहीं आई? आबिश ने मिस्टर बैग से पूछा। वो तुम्हारा घर पर इंतज़ार कर रही हैं, जवाब मोइज़ ने दिया। मिस्टर बैग ने अब मराग को देखा और बोले, मराग बेटा, क्या हम आबिश को घर ले जाएं? उन्होंने बड़ी आवाज़ से पूछा तो मराग ने आबिश की तरफ देखा तो उसे ही देख रही थी। मराग का दिल तो बिल्कुल नहीं कर रहा था। क्या हो गया मराग, इतना क्या सोच रहे हो? मोइज़ ने उसे सोचते हुए देखा तो बोला, ठीक है चली जाओ। मराग ने बुझे दिल से आबिश को देखकर बोला। आबिश खुशी से उठी और बोली, मैं चादर लेकर आती हूँ। ये कहकर आबिश कमरे में के अंदर चली गई। अंदर आकर वो बार-बार अपनी तरफ बड़ी चादर निकाल कर ओढ़ने लगी। अचानक उसका दिल उदास सा हो गया। वो कमरे को देखने लगी। मैं यहाँ से जाना ही तो चाहती थी, अब जब मैं यहाँ से जा रही हूँ तो मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा। वो ये सोचकर ही कह रही थी जब मैं कमरे के अंदर आया तो आबिश खड़ा था। वो इसके करीब आया और उसकी कमर के गिर्द अपने बाजू हायल करके अपना मुँह आबिश के कंधे पर रख दिया। आबिश के चेहरा उसकी तरफ देख किया तो उसी पोजीशन में बोला, बच जाओ। एक इल्तिजा थी उसके लहजे में। मैं अपनी अम्मी से मिलने जा रही हूँ मराग, आबिश ने कहा तो उसने आबिश को अपनी तरफ किया और उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर बोली, विल यू मिस मी? आबिश ने उसकी आंखों में देखा तो एक मान था कि वो मना नहीं करेगी, मगर वो बोली, नहीं, तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हें मिस करूँगी? आविश ने मजाक में ये बात की थी, मगर मराक एकदम से जिदा हो गया। इससे दूर हुआ, जेब से मोबाइल निकाला और उसकी तरफ बढ़ाया। ये रख लो, ज़रूरत पड़ेगी। कमरे से बाहर चला गया। आविश को दुख हुआ कि उसने गलत वक्त में गलत बात कह दी। आविश को इसके गुस्से का भी पता था। वो डर गई कि कहीं मना ही ना कर दे। वो जल्दी से बाहर आई तो मीज़ और मिस्टर बैग खड़े हो गया। मीज़ ने आविश से पूछा, चलें? आविश ने हाँ में सर लाया। मीज़ ने आविश का हाथ पकड़ा और बाहर चलने लगा तो आविश ने मुड़कर मराक को देखा तो वो उसे ही देख रहा था। आविश मुस्कुराई भी, मगर मराक संजीदगी से उसे ही देख रहा था। इसमें मुस्कुराने की भी हिम्मत नहीं थी। मराक भी इसके साथ वहीं तक आया और उससे पहले मोइज़ आबिश के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोलता। मराक ने आगे बढ़कर खोल दिया। आबिश उसे ही देख रही थी, मगर मराक ने उसे नहीं देखा था, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने मज़ीद उसकी आंखों में देखा तो वो उसे
अब इस घर आकर अपनी अम्मी से मिली। अम्मी, मैंने आपको बहुत मिस किया। वो रोते हुए बोली। उसकी हिचकियाँ बन गई थी। बस मेरी जान, बस चुप हो जाओ। मराग कहाँ है? बहुत ही अच्छा बच्चा है। उसने ने आकर हमें बताया और अपनी गलती की भी माफ़ी मांगी और तुम्हारे बाबा को लेकर भी गया तुम्हारे पास। वो बता रही थी और वो हैरान हो रही थी। तो ये तो पता था कि उसे मराग ही लेकर आया था, मगर माफ़ी और मराग, ये उसके लिए हैरान था। अब इस रात को अपने कमरे में आई। काफ़ी दिनों बाद वो अपने कमरे में आई थी। दिन भर मराग की कॉल का इंतज़ार करती रही, मगर उसकी कोई कॉल नहीं आई। एक कॉल नहीं कर सकता था। दिन भर से इंतज़ार कर रही हूँ, इतना भी वक्त नहीं है, एक कॉल कर दे। वो वो खुद से मुखातिब थी और मराग पर गुस्सा हो रही थी। फिर मोबाइल ऑफ करके सो गई। न जाने रात का कौन सा पहर था जब आमिश को अपने माथे पर फिर गाल पर कभी किसी का बोसा महसूस हुआ, तो उसने झट से आंखें खोल दी तो मराक उसके चेहरे पर झुका हुआ था। मराक, तुम? आमिश फौरन उठकर बैठ गई। बिखरे बाल नींद से गुबार और आंखें वो मराक के दिल को बेईमान कर रही थी। मराक उसके बाल ठीक करने लगा। वो वैसे ही संजीदा था। अभी जब याद आया तो कि उसने उसे सुबह से कोई कॉल नहीं की, तो उसने मराक को दूर किया। अपने गुस्से से बोली, आ गई तुम्हें मेरी याद? सुबह से एक कॉल नहीं कर सकते थे? कितना इंतज़ार किया मैंने। वो इससे शिकवा कर रही थी। तुमने मुझे मिस किया? मराक ने लहजे में एक खुमार था। नहीं। फिर वो कब बोली, याद तो उन्हें किया जाता है जिससे भूला हो जाए। वापिस मुस्कुराकर बोली। मराक मुस्कुराया। तुम यहाँ आए कैसे? खिड़की से। फिर बोला, तुम यहाँ आ गई। मेरा घर में दिल नहीं लग रहा था, इसलिए आ गया। मराक की बातों में एक सहर था जो आबिश को महसूस हुआ। अच्छा, अब जाओ। अब तुम जाओ, मुझे नींद आ रही है। आबिश ने नींद से आंखें बंद करते हुए अपना सर उसके कंधे पर रख दिया। तो सो जाओ। मराक ने उसके कान में सुगुष्ट करते हुए कहा। मराक ने बैकग्राउंड से टेक लगाकर बैठा और आबिश का हाथ पकड़कर खींचा तो आबिश उसके सीने पर गिर गई। मराक इसके बालों में अपनी उंगलियां चलाने लगा और दूसरा हाथ और आबिश आबिश के गिर्द घायल कर दिया। आबिश को वाकई नींद आ रही थी। वो कब सोई उसे पता ही नहीं चला। मराग ने जब देखा वो सो गया तो उसने आबिश को आराम से बेड पर लिटाया और आबिश के बाद ठीक करके खिड़की से बाहर चला गया। आबिश की आंख सुबह खुली तो उसने अपने कमरे में इधर उधर देखा, मगर वो वहाँ नहीं था। और रात का मंजर याद आया तो उसके लब मुस्कुराने लगे। आबिश फ्रेश होकर नीचे आई। अस्सलाम वालेकुम। उसने बाबा मोइज़ को सलाम किया और अपने बाबा के साथ जाकर बैठ गई। आबिश, तुमसे एक काम है। मोइज़ बोला, कैसा काम? इस पर तुम्हारे साइन चाहिए। मोइज़ ने एक पेपर उसके आगे किया कि ये क्या है। आबिश ने ना समझ ली, मगर जब नज़र पेपर पर पड़ी तो उसके पाँव से नीचे से ज़मीन निकल गई। फुला के पेपर आबिश ने हैरानगी से पहले मिस्टर बैग को फिर मोइज़ को देखा। मगर क्यों बाबा? आबिश ने बेयकीनी से मिस्टर बैग को देखा। जितनी अज़ियत उसने मेरी बहन और हम सबको दी है ना, इसका हिसाब तो उसे देना होगा। मोइज़ ने गुस्से से कहा। मगर वो माफ़ी मांग चुका है। ये सब क्यों? आबिश रो देने को थी। बस जो कहा जा रहा है वो करो। ये सब तुम्हारे लिए ही अच्छा है। मिस्टर बैग बोले। क्या अच्छा है इसमें? आबिश भी गुस्से से बोली। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो ये सब कर रहे हैं। इससे पहले मोइज़ कुछ कहता, आबिश का मोबाइल बजने लगा। हेलो। आबिश ने फ़ोन रिसीव किया। भाभी, मैं सैफ बात कर रहा हूँ। जी सैफ भाई बोलिए। आप ठीक तो हैं? उसे घबराते हुए क्यों बात कर रहे हैं? आबिश को उसकी आवाज़ कुछ घबराई। भाभी वो मराक, इससे बोला भी नहीं जा रहा था। क्या हुआ मराक को? आबिश घबराने लगी। वो भाभी, मराक का एक्सीडेंट हो गया, आप प्लीज़ जल्दी से हॉस्पिटल आ जाएं। सैफ ने उसे हॉस्पिटल का नाम बताया। आबिश का दिल धड़कना भूल गया। उसके हाथ मोबाइल नीचे गिर गया। वो हवास बाख्ता सी हो गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मोइज़ ने मोबाइल उठाया और सैफ ने उसे भी सब बताया दिया। आबिश भाई की तरफ भागी। आबिश मोइज़ चीखता हुआ उसके पीछे भागा। मुझे मराक के पास जाना है। आबिश का बुरा हाल था, उसे जल्द से जल्द मराक के पास जाना था। अच्छा, मैं लेकर चलता हूँ। मोइज़ उसे गाड़ी में बैठाया। मिस्टर बैग भी उसके पास साथ गया। आबिश का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। उसके सामने हर मंजर एक फ़िल्म की तरह चल रहा था। उसे कल रात की गुफ्तगू, अपनी मराक की गुफ्तगू याद आने लगी जब वो उसकी बाहों में थी। मराक, जी मराक की जान, तुम मुझसे नाराज़ हो? आबिश ने अपना चेहरा उसकी तरफ करके कहा। मराक मुस्कुराया और उसके होठों को छुआ और बोला, मराक कभी आबिश से नाराज़ नहीं हो सकता। मराक की आंखों में आबिश के लिए मोहब्बत, बेपनाह मोहब्बत ही थी। तुम सुबह गुस्सा क्यों हो रहे थे? आबिश ने एक और सवाल किया। मैं गुस्से में नहीं था, बस थोड़ा एब्सर्ट था तुम्हारे जाने की वजह से। मराक ने उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए कहा। मैं कल तुम्हें लेने आऊँगा, तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है। वो क्या? आबिश ने तजस्सुस से पूछा। अभी बताओगा तो सरप्राइज़ का फ़ायदा। गाड़ी रुकी तो वो हकीकत की दुनिया में आई। गेट खोल कर वो हॉस्पिटल के अंदर गई। उसे कोई गर्ज नहीं थी कि लोग उसे देख रहे हैं। सामने ऑपरेशन थिएटर के बाहर सैफ खड़ा था। आबिश भाग कर उसके पास गई। कहाँ है मराक?
कैसा है वो? आविश ने सैफ से रोते हुए पूछा। मोइज़ उसके पीछे ही भागता हुआ अंदर आया है। ऊपर ऑपरेशन हो रहा है इसका, दुआ करें। सैफ ने जवाब दिया। आंखें तो सैफ की भी नम थी। वो भी मुराद के लिए दिल से दुआ होता। हुआ कैसे ये सब? मोइज़ ने सैफ से सवाल किया। वो सुबह ऑफिस जा रहा था कि ट्रक से टक्कर हो गई। कहते हुए सैफ की आंखों से आंसू निकले। आविष्कार होकर मुराद के लिए अपने रब से दुआएं करने लगी। मिस्टर अब्बास भी वहीं बैठे। सैफ पूछा तो उसने वही बताया। बाबा, मुराद को कुछ हो गया तो नहीं? होगा तो नहीं ना, मैं मर जाऊंगी इसके बगैर। बाबा, आप भी दुआ करें करें ना कि उसके लिए। आबिश रो रो कर मिस्टर बैग से कह रही थी। वो आखिर हर सब लोग आबिश की हालत देखकर दुखी थे। बस आबिश ऐसे रोगी तो अपनी तबीयत ख़राब कर लोगी। गुड़िया मोइज़ ने प्यार से उसे समझाया और उसे कंधे से लगाया। मराक आबिश ने मोइज़ की तरफ देखकर कहा। उससे आगे बोला ही नहीं जा रहा था। मिस्टर बैग के उसके पास आया और आबिश के बराबर में बैठकर उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे दिलासा देने लगे। बेटा, वैसे कुछ नहीं होगा, अल्लाह ने चाहा तो। सब बस चुप हो जाओ, शाबाश। अब सर झुकाए बेआवाज़ रोने लगी कि 3 घंटे के तवील इंतजार के बाद अब डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया तो आबिश दीवानावार डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर, मराग कैसे है? क्या मैं उसे देख सकती हूँ? आबिश ने एक हाथ से पूछा। ऑपरेशन तो हो गया है, मगर क्या? आबिश की सांसें अटक गईं। सर पर गहरी चोट आई है जिसकी वजह से प्रॉब्लम होगी। दवा करने के उन्हें होश आ जाए, नहीं तो वो कोमा में भी जा सकते हैं। मतलब आप कुछ करते क्यों नहीं? आप डॉक्टर हैं। आबिश ने कहा। हम कुछ कर नहीं सकते, डॉक्टर ने कहा तो आबिश गुस्से में आ गया और डॉक्टर का गिरबान पकड़कर चीख कर बोली, कैसे कुछ नहीं कर सकते? हाँ, अगर मेरे बाप को कुछ हुआ तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो गुस्से में ऑफिस से बाहर हो गया। अभी छोड़ो इन्हें। वो इज़ू से दूर किया और उसे डॉक्टर ने कहा, मैं माफ़ी चाहता हूँ डॉक्टर साहब, वो परेशान है इसलिए ऐसा कर रही है। आप प्लीज़ मराग का इलाज करें। डॉक्टर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, मैं समझ सकता हूँ, आप लोग दुआ करें। आई एम सॉरी, क्या मैं मराग से मिल सकती हूँ? आविश ने हाथ जोड़कर डॉक्टर से कहा। वो होश में नहीं है अभी, डॉक्टर ने कहा। मैं बस उसे देखूंगी, प्लीज़ मुझे मिलने दें। आविश भी हाथ जोड़े खड़ी थी। मिस्टर अब्बास डॉक्टर से बोले, डॉक्टर प्लीज़ डॉक्टर, आविश को मिलने दें, बस थोड़ी देर। ठीक है, मगर थोड़ी देर में। डॉक्टर्स ने इजाज़त दे दी। आविश अंदर आई तो मराग सामने लेटा था। उसके माथे पर पट्टी बंधी थी। आविश को आंखों के आगे का मंजर दोहराने गया। आविश ने दोनों हाथों से अपने आंखें लगीं और मराग के पास गई। उसे इस हालत में देखकर आविश का दिल कट कर रह गया। उसने मराग का हाथ पकड़ा और अपने होठों से लगाया और बोली, मराग प्लीज़ उठ जाओ, मैं कभी तंग नहीं करूँगी, कभी झगड़ा नहीं करूँगी। फिर रुक कर बोली, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुमने कहा था कि तुम हमेशा मेरा साथ रहोगे। तुमने कहा था कि तुम्हें इंतज़ार रहेगा मेरे इज़हार मोहब्बत का, तो मैं करती हूँ। मेरा कब आज के मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं, इश्क है। अभिष ने आंसू मराग के गाल पर गिर रहे थे। उसकी हिचकियाँ बन गई थी। फिर बोली, मैं तुम्हारे लिए सबसे ख़ास और सबसे अहम रहना चाहती हूँ हमेशा। डॉक्टर अंदर आकर बोले, आप प्लीज़ बाहर आ जाएं। आबिश ने मुड़कर मराग को देखा और जाने के लिए आगे बढ़ी तो मराग ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब बिजली की तेजी से उसकी तरफ आई। मराग, आंखें खोलो। मराग, मैं हूँ अभी। डॉक्टर देखें मराग को। डॉक्टर ने आबिश को बाहर भेजा। वो बाहर आ गई। थोड़ी देर में डॉक्टर बाहर आए तो सब उनकी तरफ बड़े मुबारक होने होश आ गया। आबिश की आंखों से आंसू थे। वो अपने रब की शुक्रगुजार थी कि उसके रब ने उसकी दुआ कबूल कर की। मैं अभी आती हूँ, आबिश कहकर नमाज पढ़ने चली गई। सब लोग मराग से मिलने अंदर गए, मगर वो तो बस अपनी अभी को ढूंढ रहा था। मराग को मुश्किल बोल पाया। अभी सैफ ने कान लगा कर सुना तो बोला, वो आ रही है, अभी नमाज पढ़ने गई है। मराग ने आंखें बंद कर ली। बेटा, आप कैसा फील कर रहे हैं? मिस्टर अब्बास ने पूछा। ठीक हूँ, मराग ने आंखें खोल कर कहा। डरा दिया था तुमने हम सबको ऑपरेशन का। आबिश का तो बहुत बुरा हाल था। बहुत अच्छी बच्ची है वो, तुम्हारे लिए बहुत दुआएं की हैं उसने। मिस्टर अब्बास के मुंह से आबिश की गई के लिए कह गए जुमले मराग को हैरान कर रहे थे। वो वो बस उन्हें देखता रहा, कुछ बोला नहीं।
आबिश अंदर आए तो सबने मुड़कर उसे देखा, मगर आबिश बस इस एक सबको देख रही थी। मिस्टर बास सबको बाहर ले गए कमरे में, बस वो दोनों थे। आबिश चलती हुई उसके पास आए, नजरें झुकाकर खड़ी हो गई। इमरात ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठाया तो आबिश उठकर उसके पास गई और उस पर झुक गई। मेरी तरफ देखो, इमरात ने उससे बोला तो आबिश ने नजरें उठाई। क्या हाल कर लिया इन आँखों का तुमने, इमरात ने शिकवा किया तुमसे तो इन आँखों की खूबसूरती है, और तुम बहुत बुरे हो, हर बात मुझे सताते हुए बुलाते हो। आबिश रोते हुए बोली थी, मगर अभी तो मैंने कुछ नहीं किया था। रात मासूम से शक्ल बनाकर बोला, अच्छा ये बताओ तुम रोई क्यों, वो भी इतना। रात ने उसकी आंखों को देखते हुए कहा, मुझे लगा तो मुझे अकेला छोड़कर उससे आगे उसे बोला नहीं गया। वो रोते हुए मुराद के गले लग गई और बोली, तुम मेरी जिंदगी हो मुराद, तुम नहीं तो अभी भी नहीं, तुम्हारे बगैर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती मैं। अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो जिंदा मैं भी नहीं रहती। रात की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इस आविश का मुंह उठा और बोला, इतनी मोहब्बत करती है मुझसे, मुराद ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। मोहब्बत नहीं इश्क करती हूँ तुमसे, और मुझे ये बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा रिश्ता तुमसे इन लफ्ज़ों का नहीं है। आबिश से सारी मोहब्बत कर रही थी, उसकी सच्चाई उस आंखों से यहाँ थी। मोइज़ ने कहा आबिश को घर जाने का कहा तो वो बोली, नहीं मैं यहीं रहूँगी मुराद के पास, तो तुम सुबह आ जाना, अभी आराम कर लो, थक गई होगी। मोइज़ ने उसे समझाना चाहा, मगर उसने मना कर दिया। बाबा अल्लाह ने हमसे बहुत बड़ा गुनाह करने से बचा लिया, मोइज़ ने मिस्टर बैग से कहा। हूँ तुम ठीक कह रहे हो, मुझे नहीं अंदाज़ा था कि आबिश इतनी मोहब्बत करती है इससे, वरना मैं कभी ऐसा सोचता भी नहीं। मिस्टर बैग ने अफसोस से कहा, अल्लाह का शुक्र है वो दोनों खुश हैं, हमारे लिए इससे अहम और वो भी कह सकता है। अल्लाह हमें हमेशा खुश रखे। मोइज़ ने दिल से दुआ की, आमीन। मिस्टर बैग ने भी मोइज़ की दुआ पर दिल से आमीन कहा। एक माह बाद आबिश ईशा की नमाज़ पढ़ रही थी जब रात कमरे में आया। बेड पर लेट कर वो आबिश की नमाज़ ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगा। वो आज भी उसे वैसे ही देखता रहता था। आबिश ने नमाज़ ख़त्म की और जाए नमाज़ तय करने लगी। मराक ने पीछे आकर उसे अपनी बाहों में उठा लिया। मराक, मैं गिर जाऊँगी, उतारे मुझे, मेरे होते हुए ऐसा हो सकता है कि तुम गिर जाओ, मराक ने प्यार भरे लहजे में कहा। इसमें को तो कोई शक ही नहीं है मराक के पास, आबिश ने मुस्कुरा कर कहा। मराक बैठ पर बैठा और उसे अपनी गोद में बैठा लिया। उसे देखने लगा, क्या हुआ, ऐसा क्या देख रहे हो। आबिश ने उसकी आंखों में देखना मुश्किल हो गया। देख रहा हूँ अल्लाह में कि मैं कितना खुश नसीब हूँ। पता नहीं कि अल्लाह को मेरी कौन सी नेकी पसंद आई कि उसने तुम्हें मेरी ज़िंदगी में भेज दिया। आबिश मुस्कुराकर उसे देखने लगी। आज बहुत अच्छा लग रहा हूँ क्या, मराक ने शरारत भरे लहजे में कहा। मतलब आबिश उसका मतलब नहीं समझी। इतने प्यार से देख रही हो तो मैंने सोचा कि आज मैं कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा हूँ। सिर्फ आज नहीं, आप तो हमेशा से ही अच्छे लगते हैं माय डियर हस्बैंड। आबिश ने उसके दोनों गाल खींचते हुए कहा। मराक ने वही हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और फासला उनके दरमियान ना होने के बराबर था। आई हेट यू। आबिश ब्लश हो रही थी। उसने ये कहकर अपना मुंह उसके सीने में छुपा लिया। मराक ने मुस्कुराकर उसे अपने दोनों हाथों उसके गिर्द हमारे कर लिए, फिर बोला, रियली। अब उसने सर उठाकर कहा और दोबारा सर उसके सीने पर रख दिया। मराक उसकी इस हरकत पर हंस पड़ा, अपने होंठ उसके सर पर रख कर बोला, बट आई लव यू। आबिश फिर बोली, आई लव यू। मराक अपनी उंगली उसके होठों पर फेर रहा था। आई हेट यू। आबिश उसे तंग कर रही थी। आई लव यू। मराक इसी मोहब्बत भरे अंदाज में बोल रहा था। आबिश ने सर झुका लिया। इसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसकी आवाज़ उसे अपने कानों में तक आ रही थी। आबिश ने झटके से सर उठाया और इन आंखों में देखकर बोली, आई लव यू। मराक दिल से मुस्कराया और उसके होंठ को छुआ। बातें करते करते वो सो गया। उसकी आदत थी, वो सो जाया करती थी। बातें करते करते मराक सुनता था उसकी सांसों की आवाज़ जाग जाग कर। बहुत ही अच्छा नावल था, लेकिन इसमें लिखने की इतनी मिस्टेक हुई है ना, जिसकी वजह से सही तरह पढ़ा नहीं जा रहा था। खैर ओवरऑल अच्छा था। आप सबको को भी पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि मैं जो भी नावल अपलोड करूँ, जब भी करूँ, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।